तो फाइनली मैं कोई ब्रांड न्यू सीरीज लेके आ ही क्या। और हाँ, ये वाली जो सीरीज है ये तुमको कहीं ना कहीं सिमिलर लगेगी कैरिंग गोल्ड फॉर अनदर वर्ल्ड वाली सीरीज की तरह, क्योंकि इसमें भी जो अपना हीरो होता है ना वो 2 वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है और एक वर्ल्ड से गोल्ड लाके दूसरे वर्ल्ड पे अमीर बनता है। मतलब हाँ, उसी की तरह ही कॉन्सेप्ट है, बस 19-20 का फर्क मिलेगा। और हाँ, अब मुझे कोई कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि ये सीरीज ऑलरेडी एक्सप्लेन है। आई नो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन है, बट ये सीरीज मुझे पसंद आई है और मुझे किसी के चैनल पे ये सीरीज 1 घंटे से ज्यादा एक्सप्लेन मिली ही नहीं है, तो इसी वजह से मैं ये वाली सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो यार, ज्यादा बकचोदी ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम अपने हीरो को देखते हैं जिसके दिमाग में ना कुछ धुंधली यादें चल रही होती हैं और तभी उसकी आंख खुलती है एक छत के ऊपर जहाँ पे उसका सर दर्द कर रहा होता है और वो कहता है आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा। और तभी उसे सड़े हुए मांस की स्मेल आने लगती है और इसे स्मेल करते ही वो छत के नीचे देखता है जहाँ पे वो देखता है कि नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और इसे देखते ही उसकी फट के 64 हो जाती है और उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही होती कि साला 2 सेकंड पहले तो ये नॉर्मल वर्ल्ड पे था, अब यहाँ पे कैसे पहुंच गया। और उसके बाद ना वो अपने फोन को ढूंढने लगता है ताकि वो ऑनलाइन से चेक कर सके यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन उसको मिलता है मूंगफली का एक पैकेट और उसे याद आता है कि ये तो उसने सुपरमार्केट में खरीदा था, वो भी कुछ टाइम पहले, और अब उसके पास बस ये मूंगफली का पैकेट ही बचा है। अगर ये खत्म तो वो भी खत्म, मतलब फाइनली वो रेस्ट इन पीस हो सकता है। लेकिन फिर भी इसको इस चीज की ज्यादा चिंता होती है कि भाई मरने से पहले इसके आज तक कोई बंदी नहीं बनी, मतलब मरने से पहले भी ये बंदी पटा के जाना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं हसीना और नीलम भरी जो पूरी तरह से थी कीचड़ में भरी, और इस चीज को देख के जो अपना एमसी है उसकी भी फट जाती है क्योंकि उसको तो लग रहा होता है ये एक ज़ॉम्बी है जो कि उसके बदन को तार तार कर देगी। लेकिन तभी वो जो लड़की है ना वो सीधे जाती है और पानी के एक ड्रम में अपना चाकू मार के वहाँ के पानी से नहाने लगती है और उसके हरे भरे बदन को देख के जो अपना हीरो है वो भी सोच रहा होता है अबे यार यहाँ के ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही माल नहीं लग रहे। लेकिन तभी वो उसको गौर से देखता है जहाँ पे वो अपने फेस बेस सबको धोती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान है और ये नमूना उसको इतना ज्यादा देखने में खो चुका होता है कि उसके पैर से एक नॉइस बन जाती है और इसके वो लड़की चौकन्ना हो जाती है और सीधे दौड़ते हुए इसके पास आ जाती है और ये भी इतना ज्यादा नमूना है ना वो उसको हेलो कहता है। लेकिन वो जो लड़की है बिना कुछ सोचे उसको पहले एक मुक्का मारती है और उसके सर पे अपना गन पॉइंट करते हुए कहती है जल्दी से भोग। और ये सुनते ही वो कहता है कि अरे अरे मैं तो बस टंकी देख रहा था। और तभी वो लड़की उससे ना उसका नाम पूछती है, लेकिन ये बंदा उसके बातों को सुनने की जगह पे किसी और ही जगह पे अपनी नजरें डाल रहा था जहाँ पे वो उसके दोनों जांघों के बीच को देख के कह रहा होता है अबे यार क्या नजारा है। और तभी उसका जो मुर्गा होता है वो उसकी चैन खोल के बाहर आके बांक मारने लगता है और इस चीज को जैसे वो लड़की नोटिस कर लेती है ना वो सीधे उसको एक और गुस्सा मारते हुए कहती है साले ठगी कहीं के अंदर डालता है या ये मैं तेरे अंदर डाल दूं। और ये सब यहाँ पे चल ही रहा होता है कि तभी एक ज़ॉम्बी आके इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो जो लड़की है वो उसको डॉज कर लेती है और उसका मुक्का ठीक अपने एमसी के दोनों पैरों के बीच में लगता है और वो जो ज़ॉम्बी है वो बार बार अपने एमसी को मुक्का मारने की कोशिश करता है जो कि भाई अपने एमसी के बाबूराव में ही लगने वाला था। और वो भी फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि हर कोई मेरे बाबूराव के पीछे क्यों पड़ा है। बट तभी उस ज़ॉम्बी की आंखों में आके एक डैगर लगता है और उसको फेंकने वाली कोई और नहीं बल्कि वो लड़की थी जहाँ पे वो जो लड़की है उसके ऊपर अपने गन से शूट करती है। लेकिन क्योंकि उसकी जो मुंडी है वो कुछ ज्यादा ही थिक थी इसलिए इसके जो बुलेट्स थे वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे होते और वो भी सोच रहे होते कि ये जगह बहुत ही ज्यादा छोटी है, मैं इससे अगर ऐसे लड़ूंगी तो और भी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आ सकते हैं, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। और उसके बाद वो अपने हाथ से ना एक 100 जैसा कुछ निकालती है और रेडी हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। और जैसे वो जो ज़ॉम्बी है उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है ये सीधे उसी 100 से उसके हाथ को काट डालती है और उसके बाद वो उसके एक और पैर को भी काट देती है और एंड पे जाके उसकी मुंडी को भी काट देती है और जहाँ पे उसको उसका कोर भी मिल जाता है और वो भी उसे देख के कहती है इस ज़ॉम्बी का कोर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हम अपने हीरो की हालत देखते हैं जिसकी तो अंदर से फट चुकी होती है, उसको कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी आंखों के सामने अभी ये हुआ क्या। और तभी वो जो लड़की है वो भी कहती है अरे यार मैंने अभी अपने आप को साफ किया था फिर से मैं मैली हो गई। और उसके बाद वो अपने हीरो के पास जाते हुए कहती है अरे तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो। लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता और वो कहती है मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं अपना ये जो बंदा है इसको तो बहुत ज्यादा फट चुकी होती है, वो तो बस बड़बड़ाया जा रहा होता है कि साला ये कोई मूवी का सीन है लग रहा है, मुझे बस सो जाना है और जैसे मैं उठूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन साला मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर को सपने के अंदर ये मूंगफली के टेस्ट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। लेकिन तभी वो जो लड़की है वो उसके हाथों से उस मूंगफली के पैकेट को छीन लेती है और उसके मुंह से पूरा पानी आने लगते हैं और वो कहती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास इस तरह का प्रीसियस एलेक्सर कहाँ से आया। जहाँ पे जो अपना एमसी है वो भी पूछता है क्या तुम्हें भी मूंगफली पसंद है। लेकिन वो जो लड़की है वो सीरियस होते हुए कहती है मैंने जो पूछा उसका जवाब दो कि आखिर तुम हो कौन और कौन से फैक्शन से हो और तुम्हारे पास इस तरह की प्रीसियस फूड आइटम कहाँ से आई। और उसके बाद तो अपने 100 को उसे गले में रख देती है और इससे उसको पता चल जाता है कि भाई ये कोई वो सपना नहीं देख रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा रियल है। और उसकी इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि वो घबराते हुए कहता है अरे मिस छोड़ दो मुझे यार, मेरा नाम तो सुवांग है और मैं बस एक नॉर्मल सा हैंडसम बंदा हूँ और ये जो पीनट्स है ये तो मेरे नॉर्मल स्नैक्स मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ और ये तो मैंने बगल वाले सुपरमार्केट से खरीदा था। लेकिन तभी उस लड़की के पैर में एक गोली आके लगती है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा फायरिंग्स होने लगती है जहाँ पे ये दोनों दीवार के पीछे छुप जाते
होते हैं और जो अपना सुयोंग होता है वो कहता है कि आखिर हमारे ऊपर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं। और तभी वो जो लड़की है वो सोची होती है मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये म्यूटेड ज़ॉम्बी मेरे पीछे क्यों है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई इन सब के पीछे है। हम देखते हैं दूर ना एक और बिल्डिंग पे कुछ लोग खड़े हुए थे और एक बंदा जो कि स्नैपर था उसने कहा मैंने कहा था ना ये बंदी हमारे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज को लाती है, आप इसे भी हमने निपटा दिया। और उसके जो साथी होते हैं वो तो उसकी तारीफें ही कर रहे होते हैं। और तभी एक बंदा कहता है उसके पास पैरों में गोली लगी है तो क्या होगा अगर वो अपने स्किल्स के साथ हमारे ऊपर फिर से हमला करने को आई। लेकिन वो जो आंखों में स्कार वाला स्नैपर होता है वो कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैंने जो पहली गोली मारी थी उसके अंदर कॉर्प्स टॉक्सिन बुलेट था जिससे धीरे धीरे करके उसकी जान वैसे भी जाने वाली है। और उसका हम वापस से हमने उसी लड़की की तरफ देखते हैं जहाँ पे उसका पैर पूरी तरह से सूज चुका था और जो वांग है वो कहता है कि तुम्हारे पैरों के साथ क्या हुआ। और जो लड़की है वो कहती है इसमें कॉप टॉक्सिन था, मेरी जो इम्यूनिटी है वो नॉर्मल ज़ॉम्बी वायरस से तो मुझे बचा सकती है लेकिन एक नए टाइप का कॉप टॉक्सिन है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं यहाँ से जिंदा निकल सकूं। और उसके बाद वो बताती है कि वो जो लोग जिन्होंने इसके ऊपर शूट किया वो 17 फैक्शन से हैं और वो लोग उस ज़ॉम्बी के कोर के पीछे हैं जिसको अभी जस्ट इस लड़की ने निकाला हुआ है। और अगर उन लोगों ने इन दोनों को पकड़ लिया तो इन दोनों को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जो हुआंग है वो पूछता भी है कि अब वो लोग क्या करें, लेकिन तभी जो लड़की है वो कहती है मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत टाइम निकालती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जो हुआंग है वो शौक होते हुए कहते हैं लेकिन तुम्हारा क्या। और वो लड़की बताती है कि वो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालेगी, तब तक के लिए हुआंग वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन जो हुआंग है वो शौक होते हुए कहता है लेकिन तुम्हारा क्या। और उसके बाद तो बताती है कि ये कॉप टॉक्सिन है जिसको बस पेंसिलिन ही क्योर कर सकती है और कुछ टाइम के बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी और नेक्स्ट अपना हुआंग बन जाएगा। और उसके बाद तो फिर से कहती है कि देखो मैं तुम्हारी मदद तो कर रही हूँ लेकिन तुम्हें ना इसके बाद मेरी बहन के पास जाना होगा और उसकी ख्याल रखनी होगी। और तभी जो अपना हुआंग होता है वो कहता है कि क्या बस पेंसिलिन, इससे तुम ठीक हो जाओगी। और ये सुनते वो लड़की कहती है क्या मतलब कि बस पेंसिलिन, क्या तुम्हें पता भी है कि एक पेंसिलिन पाना कितना ज़्यादा हार्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और ये सुनते ही जो हुआंग है वो कहता है कि क्या रेयर। और तो वो जो लड़की है वो वहाँ पे स्मोक बम डालने लगती है और कहती है देखो मैं भी उनको ऊपर फायर करूंगी और उनको डिस्ट्रैक्ट करूंगी, तब तक के लिए तुम इस स्मोक के अंदर घुस के यहाँ से भाग जाना। और उसके बाद वो उसको अपनी बहन का एड्रेस भी दे देती है और उन लोगों पे फायर करते हुए कहती है यहाँ से चले जाओ। और ये सुनते ही वो भागते हुए सोच रहा होता है कि उसने मेरी मदद की, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसकी मदद कर सकूं। पेंसिलिन, अगर मैं अपने वर्ल्ड में वापस चला गया तो पेंसिलिन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो कि मैं खरीद नहीं सकता। लेकिन तभी वहाँ पे एक सिस्टम अपीयर होता है और वो होता है प्राइमोर्डियल एम्पायर सिस्टम, जो कि किसी डायमेंशनल शिफ्ट के बारे में बात कर रहा था। और इसको देखते ही जो अपना हुआंग होता है वो कहता है कि क्या डायमेंशनल शिफ्ट, क्या इससे मैं अपने नॉर्मल वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ। और जो सिस्टम है वो कहती है हाँ। लेकिन वो जो लड़की है वो इसको इस तरह से खड़ा होता हुआ देखती है और वो कहती है अरे यहाँ पे खड़े क्यों हो, भागो यहाँ से। और तभी जो अपना हुआंग होता है वो सिस्टम से पूछता है क्या यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा आ सकता हूँ। और जो सिस्टम है वो कहती है हाँ। और ये सुनते वो कहता है ठीक है मुझे जल्दी से जल्दी अपने नॉर्मल वर्ल्ड में भेज दो। और उसके इतना कहते ही हम देखते हैं उसकी आंखें हॉस्पिटल रूम पे खुलती है। जहाँ पे उसकी आंखें खुलती वो दौड़ के सीधे ना हॉस्पिटल में भागने लगता है, वो भी पेंसिलिन पेंसिलिन चिल्लाते हुए। और उसके बाद हम वापस से उसी एपोकलिप्स वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे वो जो लड़की है वो थक के बैठ चुकी थी और वो कहती है वो बंदा उसे मेरी बहन को कहना ही होगा। और उसके बाद हम वापस उसी स्नैपर को देखते हैं जो कि कहता है गन फायर बंद हो चुका है, लगता है अब वो होल्ड नहीं कर सकती, चलो भाइयों जाके वहाँ पे कलेक्ट करते हैं। और उसका तुम्हारा सीन वापस से नॉर्मल वर्ल्ड पे जाता है जहाँ पे एक नर्स ना हुआंग को भागते हुए देखती है और कहती है हॉस्पिटल में ऐसे भागना मना है। लेकिन तभी जो हुआंग है वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे पेंसिलिन्स है और ये देखते ही वो सारे पेंसिलिन्स को अपने शर्ट के अंदर छुपा लेता है और सीधे भागते हुए वहां से चला जाता है। और एक कोने में पहुंचते ही चिल्ला के कहता है डायमेंशनल शिफ्ट। और इतना कहते ही हमारा सीन वापस से एपोकलिप्स वर्ल्ड में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लड़की है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन तभी वहाँ पे हुआंग आकर उसको उंगली करता है और वो लड़की जैसे हुआंग की तरफ देखती है वो कहता है कि चलो बढ़िया है कि तुम अभी तक टपकी नहीं। और हुआंग को यहाँ पे देख के वो लड़की पूरे शौक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं। लेकिन तभी जो हुआंग है ना उसको पेंसिलिन दिखाता है और कहता है ये लो पेंसिलिन, मैं भी इसको खरीद के लेकर आया हूँ। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है आगे का तुम्हें पेंसिलिन कहाँ पे मिली, जहाँ पे जो अपना एमसी उसे बताता है कि वो इसे खरीद के लेकर आया है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जेन्युइन पेंसिलिन है। और उसे इस बात की सिक्योरिटी भी देता है कि ये दोनों यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। और ये सब कहते हुए वो सीधे पेंसिलिन उसके मुंह पे ठूस देता है। और उसका तो जो लड़की है वो थोड़ी देर तक वहाँ पे शांत बैठ जाती है और अपना जो एमसी मतलब हुआंग वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। और जो लड़की है वो थोड़ी देर के बाद देखती है कि उसकी जितनी भी वो सूज गया था ना पैर वैर वो सब ठीक हो चुका होता है। और वो भी बहुत ज्यादा शौक होते हुए पूछती है क्या कर ये किस तरह की पेंसिलिन है। लेकिन तभी उस लड़की को ना कुछ लोगों के आने की आवाज आती है और इसको सुनते ही वो सीधे ना हुआंग को सीधे धक्का दे देती है और कहती है जाके छुप जाओ। लेकिन जो हुआंग है ना वो सीधे उस छत में एक गड्ढा होता है जिसके अंदर गिर जाता है। लेकिन लकीली वहाँ पे नीचे एक बेड होता है जिसकी वजह से वो बच जाता है, लेकिन उसके कमर में थोड़ी बहुत चोट लग चुकी थी। और उसके बाद हम वापस से छत के ऊपर देखते हैं जहाँ पे उस कार वाला बंदा अपने लोगों के साथ आया था और वो कहता है भाइयों जाके देखो उस लड़की को, शायद उसके मरने से पहले हम उसके साथ थोड़े मजे कर सकें। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने वही लड़की खड़ी है अपनी सॉ लेके और वो कहती है अच्छा तो मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे पास खुद चल के आओगे। और इसे देख के तो इन लोगों की भी फट जाती है कि आखिरकार ये जिंदा कैसे है। और उसके बाद होना क्या था, ऊपर इन लड़कों की कुत्तों वाली पिटाई चालू हो जाती है और नीचे जो अपना एमसी होता है वो भी सो जा होता है।
हाँ लगता है अब उसको मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर एक डायरी पे जाती है और उसको उठा के वो पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि ये डायरी बस एडल्ट्स के लिए है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो होगा वो माल मसाला। और जैसे वो उस डायरी को पढ़ना चालू कर देता है उसको पता चल जाता है कि इसको लिखने वाला जरूर कोई साइकोपैथ है। तभी हम उस डायरी को लिखने वाले की बातें पढ़ते हैं जहाँ पे उसने बताया हुआ था जुलाई 21, 2080 मेरी पड़ोसी जो कि अपने कपड़े सुखा रही थी, मैंने उसके पिछवाड़े को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा सेक्सी था। मैं पक्का श्योर हूँ कि उसके पति को रात को बहुत मजा आता होगा। जुलाई 22, 2080 मैनेजर बाई ने मेरे बगल बैठने में कदम रखा जहाँ मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा फिटनेस पे ध्यान देती है। लगता है मेरा टाइम आ चुका है कि मैं वो पड़ोसी वाली से मूव ऑन कर लूं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे बगल वाले एरियाज में से आर वायरस आउटब्रेक हो गया ऐसी कुछ न्यूज आ रही थी। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो वायरस है वो हमारे एरिया पे ना आए। लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं मैनेजर बाई के पिछवाड़े को देख के बिल्कुल भी नहीं डरा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं वहीं पे मैनेजर बाई जो कि इन्फेक्टेड लग रही थी और वही बंदा टेबल के नीचे छुप के उसको देख रहा था जहाँ पे जो मैनेजर बाई थी वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। और उसका तो बंदा अपने डायरी में लिखता है कि उसके बाद से हमारी कंपनी बंद हो गई। और मैं भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इसलिए मैं अपने रूम से बाहर नहीं आया। जुलाई 24, 2080 आर वायरस ने बहुत सारे पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड कर लिया था। ज़्यादा लोगों के पास उनके रिसोर्सेस नहीं थे। मैंने भी मदद की, बहुत ज़्यादा पुकार लगाई लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अगर ऐसा चलता रहा तो शायद मैं भूख से ही मर जाऊंगा। जुलाई 25, 2080 मैं अपने लिमिट तक पहुंच गया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आखिरकार अपने घर के दरवाजे को खोल के बाहर निकलूंगा ताकि मुझे खाना मिल सके। लेकिन मैं कहीं पे भी जाऊं, सुपरमार्केट, फार्मेसी, हर जगह पे लोग रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। मैंने बहुत ही मुश्किल से कुछ खाना और कुछ मेडिसिन जुटाई और रास्ते में मैंने देखा कि एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन को काट रहा था। अगस्त 3, 2080 ये एक रेनी डे था जहाँ पे जो टीवी सिग्नल है वो फाइनली कट ऑफ हो गए। 2 दिन पहले ब्रॉडकास्ट में एंकर ने हमें वार्न किया था कि शायद हमारे लिए रेस्क्यू नहीं आएगी, हमें खुद को ही बचाना होगा और ह्यूमैनिटी अब खत्म होने की कगार पे है। अगस्त 17 मेरे सारे फूड सप्लाईज खत्म हो चुके हैं। अगर मैं बाहर जाऊं तो शायद मुझे ज़ॉम्बीज मार के खा जाएं। और वैसे भी मैं बहुत टाइम से बस टैप वाटर से ही जिंदा हूँ। पता नहीं मैं और कितना दिन यहाँ पे बच पाऊंगा। मैं सच में मैनेजर बाई के वो पिछवाड़े मिस कर रहा हूँ। और ये सब वो लिख ही रहा होता है कि तभी उसको कुछ आवाज आती है और वो देखता है तो ये उसके बगल वाले पड़ोसी से आ रही थी जहाँ पे वो देखता है कि वो जो लड़की थी उसका हस्बैंड उसके ऊपर हमला कर रहा है। और वो जैसे ही ध्यान से देखता है उसे पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने अपनी बीवी को ही मार के खा लिया। और इसे देखते ही उसको बहुत ज्यादा उल्टी आने लगती है। और उसके बाद वो वापस अपने डायरी में लिखता है अगस्त 19 4 दिन जा चुके हैं, मेरे पास अब खाने को कुछ नहीं है, मैं भूख से मरे जा रहा हूँ। और जब मुझे लगा कि मैं मरने ही वाला हूँ तभी मेरे दरवाजे में नॉक हुई। हम देखते हैं कोई पर्सन उससे पेंसिलिन मांग रहा था और उसके बाद उसने अपने पेंसिलिन के बदले बहुत सारा खाना उससे एक्सचेंज कर लिया। और उस दिन उसको पता चला कि उस दिन उसने पेंसिलिन लेके अपनी लाइफ की सबसे अच्छी काम की थी। अगस्त 21 उसने देखा बैल्कनी से कि एक पर्सन एक मरे हुए ज़ॉम्बी को खा रहा था। हम देखते हैं वो पर्सन जो होता है वो ज़ॉम्बी के कोर को खा रहा होता है और इसे देख के वो भी सोच रहा होता है क्या वो चीज़ खाई जा सकती है। उसका तो फिर से लिखता है अगस्त 30 उस दिन मेरे सारे के सारे पेंसिलिन किसी ने चुरा लिए। उन सारे कमीनों ने मेरे जीने की आखिरी उम्मीद तक मेरे से छीन ली। और उसके बाद सितंबर 1 जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने इस जेल जैसे घर से बाहर निकलूंगा। इवन मुझे पता है कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे इन्फेक्टेड भरे हुए हैं जो कि मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं किसी फूल की तरह घर पे बैठ के भूख से मरना नहीं चाहता। जबकि मेरे पास अभी स्ट्रेंथ है लड़ने का तो शायद मैं लकी हो जाऊँ और मुझे कुछ खाने को मिल जाए, या फिर शायद मैं वही करूँ जो कि मैंने उस दिन बालकनी से उस पर्सन को करते हुए देखा था। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक चाकू होता है और डर से कांपते हुए कहता है आ जाओ मेरे पास, आज तो या तुम मुझे मार के खाओगे या तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो अपना MC है वो देखता है कुछ डायरी के आगे और कुछ नहीं लिखा है और वो कहता है कि क्या बस इतना ही, क्या इसका मतलब वो पर्सन मर गया। और इस डायरी को पढ़ने के बाद उसको आइडिया लग जाता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है और आर वायरस की वजह से ये सारे लोग ज़ॉम्बीज पे बने हैं और यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और अभी देख के ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पेंसिलिन। और अभी जो पेंसिलिन है वो यहाँ पे गोल्ड से भी सबसे ज़्यादा महंगा है और इसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। और इस चीज़ को मैं आसानी से अपने वर्ल्ड में खरीद सकता हूँ, इसका मतलब मैं गोल्ड जमा कर सकता हूँ। और ये सब चिल्ला ही रहा होता है कि तभी पीछे उसका उस कार वाला बंदा होता है और उसके सर पे अपने गन को रखते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा पेंसिलिन का डब्बा है। तभी मैं सोचूं आखिरकार वो लड़की जिंदा कैसे बच गई। और उसके बाद तो अपने MC से वो डब्बा छीन लेता है और हंसते हुए कहता है अरे ये तो पूरा का पूरा डब्बा है, मैं पक्का श्योर हूँ अगर मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन में दे देता हूँ तो प्रोबेबली मुझे 3 रैंक ऊपर कर देंगे। अब शायद तुम्हें मर जाना चाहिए। लेकिन जो अपना MC वो चिल्लाते हुए कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास और है। और तभी वहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है और कहती है उसे मत मारना। और ये सुनते हुए जो स्कार वाला बंदा होता है वो सीधे इसके कनपट्टी पे अपना गन रखते हुए कहता है मेरे पास भी मत आना नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा। और तभी वो जो लड़की वो कहती है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है उसे मारने की तो मार के दिखाओ, अगले ही सेकंड में तुम्हारी मुंडी उड़ा दूंगी, इसलिए तुम उसे जाने दो और मैं भी तुम्हारी जिंदगी छोड़ दूंगी और शायद तुम्हें बाहर जरा सुनना चाहिए। और तभी वो ना छत के ऊपर देखता है जहाँ पे उसका कोई बंदा कह रहा होता है कि हमारी फाइट ने बहुत सारे ज़ॉम्बी को यहाँ पे अट्रैक्ट कर दिया है।
इसीलिए अभी हमारे पास भागने का चांस है तो हम यहाँ से भाग सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेंगे। और उसके बाद वो लोग छत के ऊपर आते हैं जहाँ पे बंदा देखता है कि उसके बहुत सारे साथी वहाँ पे मारे जा चुके हैं। और तभी वो जो लड़की वो कहती है तुम बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हो, अब ये काफ़ी हो जाना चाहिए। और तभी वो जो बंदा है वो कहता है जियाओ यूनलान, तूने मेरे बहुत सारे भाइयों को मार डाला है, तुम्हें इसका प्राइस पे करना होगा। और उसके बाद वो अपने हाथ से एक रस्सी को शूट करता है और अपने एमसी को यून की तरफ फेंकते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है जाओ यूनलान, ये बात तुम याद रखो, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुमको इतने टुकड़ों में काट दूंगा कि ज़ॉम्बी तुमको अपना खाना बना के खा जाएंगे, और ये चीज़ मैं अपने भाइयों के लिए करूंगा। और उसके जाने के बाद हम इधर अपने एमसी को देखते हैं जो कि भाई उनके गुब्बारों के साथ मजे ले रहा था। और यहाँ पे जो यून होती है वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है हे आखिरकार तुम्हारे यहाँ पे कितनी देर तक कैसे रुकने का प्लान है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है जहाँ पे जो अपनी यून है वो बाहर देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और वो कहती है इस जगह को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया, इसलिए हमें थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करके यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आखिरकार तुम एक्जैक्टली हो कौन, और आखिर तुम्हारे पास मूंगफली और पेंसिलिन जैसी चीज कैसे है जो कि नॉर्मल लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं होती। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है कि अगर इसको अभी सच्चाई बताया तो चीजें बिगड़ सकती हैं, फिलहाल के लिए अनजान बन के रहना सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। और उसके बाद ना वो सीधे जाके टेबल में बैठ जाता है और स्वैग के साथ उसको एक पेंसिलिन की डब्बी फेंक के दे देता है। और जियोन है उसको देख के कहती है क्या पेंसिलिन। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है ये बस एक गिफ्ट है क्योंकि तुमने अभी मेरी जान बचाई, अगर तुम आगे भी मेरी साइड रहती और मेरी जान बचाती हो तो मैं तुमको और भी बहुत सारे बेहतर गिफ्ट्स दे सकता हूँ, तो बताओ मेरी डील तुम्हें कैसी लगी। और ये सुनकर पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो, और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ शर्माओ मत, ले लो ले लो, अब अगर तुम मेरी बात मानती हो तो बस ये पेंसिलिन ही नहीं बल्कि इससे बेहतर चीज मैं तुम्हें दूंगा। और ये सुनते हो लड़की कहती है क्या इससे बेहतर चीज, और जो अपना एमसी है उसके बाद कहता है कि हाँ, और उसके बाद वो एक एक बहुत ज्यादा टेस्टी खाने के नाम लेता रहता है। और इसको सुन के जो यून है उसके तो मुंह से ही पानी आ जाता है, लेकिन वो चिल्लाए कहती है रुक जाओ, मैं तुमसे इन सब चीजों के लिए मदद नहीं कर सकती, शायद तुम मेरे एनिमी फैक्शन से हो सकते हो। लेकिन जो अपना एमसी कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी फैक्शन से नहीं हूँ, तुम सोच सकते हो कि मैं एक सुंदर सा लड़का हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अमीरों वाली जिंदगी जीता है। और ये सुन के भी जो यून है वो भी सोचने पड़ जाते हैं कि हाँ ये छोटा बच्चा शायद सही कह रहा है, क्योंकि इसने पेंसिलिन दे के मेरी जान बचाई थी, तो मैं सोच सकती हूँ और इस चीज को एडमिट कर सकती हूँ कि यही मेरा लाइफ सेवर है। और उसके बाद वो मान जाती है कि भाई हाँ वो उसके साथ चिपकी रहेगी और उसकी मदद करेगी और उसको हरकतें से बचाएगी, लेकिन हाँ अगर उसे पता चला कि उसका दुश्मन है तो उसे उसी टाइम पे मार डालेगी। और ये सुनते जो अपना एमसी है वो खुश हो जाता है और कहता है तुम मुझे ब्रदर हुआंग कह के भी बुला सकती हो। और उसका जो अपना एमसी है वो उससे पूछता है कि हम लोगों ने जब एक डील बनाई ली है तो क्या मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। और जो यून है वो कहते हैं कि हाँ तुम पूछ सकते हो। और उसका तो अपने एमसी को इस सारे वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगती है, जैसे कि आर वायरस जो कि एक ज़ॉम्बी वायरस है, ये इसने ही एपोक्लिप्स की शुरुआत की, 90% लोग इन्फेक्ट हो गए और दुनिया की पॉपुलेशन बस 1.5 बिलियन ही रह गई, सिर्फ ज़ॉम्बी ही बचे। ज़ॉम्बी कोर्स तुम इन्हें कह सकते हो कि ये प्लांट्स या मिनरल जैसे होते हैं, तुम इसे इवोल्यूशन पोशन बना सकते हो जो तुम एनर्जी के लिए यूज कर सकते हो, कह सकते हो कि इससे तुम शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी मिलती है। इवोल्यूशन पोशन 3 ग्रेड्स में आती है, ग्रेड 1 20%, ग्रेड 2 30%, ग्रेड 3 35%, इतने परसेंट चांस होता है एवोल्यूशन होने के। 139 कोर्स है, तुम एक एनर्जी एरे बना सकते हो जो कि फुल पावर देता है। एपोक्लिप्स के टाइम ज़ॉम्बी कोर्स करेंसी जैसे भी यूज हो सकती हैं। जो नया वायरस है वो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है, हाईटेक एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, लेकिन पुराना पेंसिलिन भी काम करता है, पर बनाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए जो पेंसिलिन है वो बहुत ही वैल्यूएबल आइटम बन चुका है। जो लोग हैं वो अभी ट्राइब के स्टाइल पे रहते हैं, ग्रुप बना के, जो कि एक बड़े नेटवर्क के अंडर रहते हैं। और हम अभी चांगजाओ में है और यहाँ 3 ग्रुप्स हैं, 17 फैक्शन, अर्थ कंस्ट्रक्शन, क्लाइंबर्स 8, और अभी हमें जो ग्रुप मिला था वो 17 फैक्शंस का था। और ये लोग बहुत ज्यादा वायलेंट क्रिमिनल्स हैं जो कि लूट, मर्डर और यहाँ तक कि इंसानों का मांस भी खा लेते हैं। और इनका जो बेस है वो यूजाहू में है। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी कहता है हाँ अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। और उसके बाद वो कहती है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी भर चुके हैं, प्लस मुझे भी तुम्हें अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि आज हम वापस नहीं जा सकते, हमें जल्दी से कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम अपनी रात गुजार सके। और उसके बाद वो एक रूम पे जाते हैं जहाँ पे जो यून है वो कहती है तुम सो जाओ, मैं यहाँ पे नजर रखती हूँ। और इस तरह से यून की शक्ल को देख के जो अपना एमसी भरोसा कर नहीं पा रहा होता है कि ये एक सर्वाइवर है। और उसके बाद वो अपने सिस्टम को बुलाता है और वापस से रियल वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पे पहुंचते ही उसको कुछ भारी महसूस होता है और वो देखता है तो उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी और वो इसे शौक होते हुए कहता है आखिरकार कैसे। और तभी वो जो लड़की वो कहती है अरे प्लीज थोड़ा सा जेंटल रहो यार। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है लैंडलॉर्ड आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी उसकी जो लैंडलॉर्ड होती है वो बताती है एक पागल इंसान जिसने छत के ऊपर से जंप कर दी थी वो तुम्हारे ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे, लेकिन लकीली मैंने तुम्हारे फोन में इमरजेंसी नंबर की जगह पे अपना नंबर सेव कर रखा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाई और तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल्स को भर पाई। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो शौक होते हुए कहता है आखिरकार ये आपने कब किया। और तभी वो लड़की पूछती है क्या तुम भूखे हो, क्या मैं तुम्हें फीड कराऊं। और ये सुनते ही बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि क्या मुझे फीड कराओगे। लेकिन तभी वो जो लड़की है हंसते हुए कहती है अरे यार तुम कुछ गलत समझ बैठे, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें नूडल्स बना दूंगी, मुझे पता है तुम्हारे हाथ ठीक है तो मुझे ऐसे फीड कराने की जरूरत नहीं है,
तो ठीक है चलो मैं नीचे से कुछ लेके आती हूँ, तो बताओ तुम्हें कुछ चाहिए। और जो अपना एमसी वो कहता है कि हाँ, और वो कहती है ठीक है मुझे एक लिस्ट बना के दो, मैं आने के टाइम पे तुम्हारे लिए वो लेके आ जाऊंगी। और जैसे ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है, अपना जो एमसी है वो भी सोच रहा होता है कि उसको अपने सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। उसके बाद अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ पे उसको ना 3 चीजें दिखाई देती हैं, स्टोरेज, डायमेंशनल शिफ्ट और पावर अप। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आखिरकार मुझे इस पावर अप को कैसे यूज करना है, क्या इसके लिए कोई रिचार्ज की जरूरत होती है। और ऐसे कुछ टाइम चले जाता है जहाँ पे जो वो लड़की है वो वापस आ जाती है और कहती है अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। और तो जो अपना एमसी वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम बैठे रहो। और इसे देख के जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है ये मेरी लैंडलॉर्ड है जिसका नाम है जियांग लो यू, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। अगर मैं अंधा भी होता तब भी मैं ये बता सकता हूँ कि ये मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं इसकी फीलिंग्स को इसीलिए अनदेखा करता हूँ क्योंकि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं इसको वो खुशी ला के नहीं दे सकता जो ये डिजर्व करती है, इसलिए मैं इसको देख के भी अनदेखा कर देता हूँ। लेकिन अब मेरे पास प्राइमोडियल एम्पायर सिस्टम है और इसके जरिए मैं 2 वर्ल्ड के बीच ट्रेड कर सकता हूँ, जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और पैसों से शायद मैं और वो एक दिन। और इतना वो सोच रहा होता है कि तभी वहाँ का दरवाजा खोलता है और तभी जो जियांग है वो कहती है अंकल जाओ, आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपको किसने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। और जो अंकल जाऊ होता है वो कहता है देखो जियांग, तुम्हारे फादर ने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि तुम जाइयों के पास जा सको डिनर के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैंने बोला ना मैं बिजी हूँ और मैं नहीं आ सकती। लेकिन जो अंकल जाऊ है ना वो जबरदस्ती जियांग को बाहर भेज देता है और कहता है ये तुम्हारे पापा का ऑर्डर है। और जो जियांग वो जाते जाते कहती है आखिरकार आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं। और वो कहता है कि तुम बस नीचे वेट करो, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। और उसके बाद अपने एमसी के पास आता है जहाँ पे जो अपना एमसी है वो उससे पूछता है क्या और कुछ कहने को बचा है। और जो अंकल जाऊ है वो कहता है मुझे लगा था कि हमने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो आखिरकार अब भी तुम जियांग के पीछे क्यों पड़े हो, क्या पिछली बार जो पैसे दिए थे वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थे। शर्मा मत, अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम बोल सकते हो, तुम्हें कभी रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे और जियांग के बीच जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, उसके फादर कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है क्या हो अगर मेरे पास बहुत पैसे हो तो। और तभी जो अंकल जाओ होता है वो कहता है देखो यार मुझे पता है कि हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन जितना मैंने तुमको ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से मैं बताता हूँ तुम अपनी जिंदगी भर में कभी भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। और इससे अपना एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाता और उसका हमारा सीन कट होता है और हम वापस से एपोक्लिप्स वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे जो यून है वो अपने एमसी को उठाती है और कहती है हे उठ जाओ, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ से जाने के टाइम पे हमें हमारे बेस में पहुंचने में कम से कम 1 घंटे तो लग ही जाएंगे। जहाँ हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, लेकिन ये लोग ना बिल्डिंग के ऊपर से चल के जा रहे थे। और तभी जो यून है वो कहती है हम लोग पहुंच गए। और उसके बाद वो एक दीवार में एक पत्थर फेंक के मारती है और इससे जो अपना एमसी है वो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी वहाँ पे एक हिडन दरवाजा ओपन होता है और उसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं। जहाँ पर जो अपना एमसी है वो कहता है ये जगह तो बहुत अच्छी जगह पे है, बाहर से देखे कोई बता ही नहीं सकता कि इसके अंदर स्पेस है। लेकिन जो यून है वो कि ना कुछ कहे बहुत जल्दी जल्दी अंदर जाने लगती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो अंदर आते हैं जहाँ पे बेड में कोई लेटी हुई थी और वो कहती है रो यू देखो मैं पेंसिलिन लेके आ गई। तो हम देखते हैं बेड में जो भी होती है ना उसके पूरे बॉडी में पट्टी बंधी हुई होती है, इससे पता चल रहा होता है कि वो इन्फेक्टेड है। और वो कहती है कि बहन तुम आ गई। और जो यून है वो कहती है कि ये देखो मैं पेंसिलिन लेके आई हूँ। और उसके बाद वो उसको पेंसिलिन खिला देती है। जब जो अपना एमसी है वो उसे पूछता है क्या ये तुम्हारी बहन है, आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है। और जो यून है वो कहती है इसको एक ज़ॉम्बी ने स्क्रैच कर दिया था और इसी वजह से मैं कल म्यूटेंट ज़ॉम्बीज को मारने गई थी इस उम्मीद में ताकि उनके ज़ॉम्बी कोर के बदले मुझे पेंसिलिन मिल जाए, लेकिन मुझे फैक्शन 17 के हाथों एम्बूस किया गया। और तभी उसकी जो बहन यू होती है वो कहती है बहन क्या तुम्हारे ऊपर एम्बूस किया गया, क्या तुम्हें हर्ट हुआ कहीं। लेकिन जो यून है वो कहती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, देखो मैं एक दोस्त को लेके आई हूँ और उसी की वजह से मैं आज जिंदा बच पाई, अगर इसने पेंसिलिन नहीं दी होती तो मुझे तो डाउट था कि मैं कल वापस भी आ पाती कि नहीं। और ये सुनते ही जो यू है वो भी अपने एमसी का थैंक्स कहती है कि उसने इन दोनों की जान बचाई। और जो अपना एमसी है वो भी कहता है कि अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो सोचा होता है इस तरह के इन्वायरमेंट में 2 लड़कियों का सर्वाइव करना यही बहुत बड़ा मिरेकल है। और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पे जो यून है वो उसके और अपने एमसी के लिए खाना लेके आती है। और इसको देखे जो अपना एमसी है पहले तो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो उसको खाता है वैसे ही वो उसको उल्टी कर देता है। और जो यून है वो कहती है क्या ये इतना बुरा था, लेकिन सच बताऊं तो मैं जब खाते हो तो मुझे तो ये इतना बुरा नहीं लगता। और तभी जो अपना एमसी है वो अपना मुंह साफ करते हुए कहता है क्या तुम लोग नॉर्मली ये सब खाते हो। और जो यून है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहती है आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो, क्या ये इतना ज्यादा बुरा था। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है कि अरे नहीं मुझे बस तुम लोगों के लिए बुरा लग रहा है। और उसका जो अपना एमसी है वो पॉकेट से कुछ बाहर निकालने लगता है और कहता है अब से तुम ये कचरा खाना बंद करो। और जो यून है वो कहती है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने इसको नाली से कलेक्ट करने में कितनी ज्यादा मेहनत की है और तुम कह रहे हो इसके ना खाओ। लेकिन तभी जो अपना एमसी वो कहता है हाँ ठीक है थोड़ा वेट करो। और उसके बाद वो उसको आ करने को बोलता है और वो जैसे ही आ करती है उसके मुंह पे वो कुछ तो डालता है और उसको ये जैसे ही खाती है ना वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, वो एक तरह से स्पीचलेस हो जाती है। और उसके बाद जो अपना एमसी है उसकी आंखों में अपना हाथ लगाते हुए कहता है हे कहाँ खो गई, मैंने तुमको व्हाइट रैबिट क्रीम कैंडी ही खिलाया था राइट। लेकिन तभी वो जो यून है ना वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा यम्मी था। और जो अपना एमसी है वो कहता है अगर तुमको ये इतना ही ज्यादा पसंद आया तो मेरे पास और है। और उसके बाद वो जैसे ही कैंडी निकालता है उसका रैपर भी वो नहीं छुड़ाता कि तभी जो यून है ना वो उसके उंगली तक को अपने मुंह में भर लेती है और बिना उसके उंगली को छोड़े
उसको खाने लगती है, जहाँ पे वो उसके उंगली को इतना ज़्यादा चाटने और चूसने लगती है ना कि जो अपना एमसी है उसकी तो हालत ही खराब हो जा रही है। और उसके बाद वो उसकी उंगली को छोड़ते हुए कहती है ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। और उसके बाद वो उससे पूछती है क्या उसके पास और है, और उसका जो अपना एमसी है वो यून को ना और भी बहुत सारे कैंडीज देता है, जहाँ पे जो यून है वो अपनी बहन यू के पास जाती है और कहती है ये लो इसको ट्राई करो। और यू जैसे ही उसको खाती है उसको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो पूछती है आखिरकार ये है क्या। और जो यून है वो उसे बताती है इसे व्हाइट रैबिट क्रीम कैंडी कहा जाता है, ये मुझे उसी बंदे ने दिया है। और हम देखते हैं जो यू है वो इतना ज्यादा खुश हो चुकी होती है कि वो कहती है ये कितना ज्यादा यमी है, मुझे आज खुशी हो रही है कि मैं जिंदा हूँ, वो भी ये खाने के लिए। लेकिन जो यून है वो कहती है अरे तुम आराम से खाओ और भी बहुत सारे हैं। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि इन दोनों की हालत देखे पूरा रो रहा होता है और वो सोचा होता है कितनी सैड बात है कि ये लोग ऐसे सर्वाइव कर रहे थे। और उसके बाद ना वो उनको और भी बहुत ज्यादा खाने के आइटम्स देता है और इसको देखे जो यून है वो शौक होते हुए कहते हैं क्या ये सब, ये तो वो स्नैक्स है जो मैंने बुक्स पे देखे थे और ये सब हमारे लिए है। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ तुम इसको लेके खा सकते हो, मेरे पास और भी बहुत सारे बच्चे हैं। और ये सुनने का जो यून है वो थोड़ी देर तक उसको घूरती है और उसके बाद ना वो अपने सारे जॉम्बी कोर्स लेके ना अपने एमसी के पास आ जाती है और उसे देते हुए कहती है ये लो, ये मैंने आज तक इकट्ठे किए हुए सारे जॉम्बी कोर्स हैं, आपसे ये सारे तुम्हारे हैं। और तभी जो अपना एमसी है वो नोटिस करता है कि उन जॉम्बी कोर्स के पास आते ही उसके हाथ का जो मार्क है वो थोड़ा सा जलने लगा है और इससे उसको लगता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन है। और उसके बाद वो यून से कहता है ठीक है मैं ये सब एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्या तुम पक्का श्योर हो कि ये सब तुम मुझे देने वाले हो, क्योंकि जैसे तुमने कहा था उसके हिसाब से तो लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज है। लेकिन जो यून है वो कहती है देखो तुमने पेंसिलिन देके मेरी और मेरी बहन की जान बचाई और तुमने हमें जो फूड के सप्लाई दिए वो तो इन जॉम्बी कोर्स से बहुत ज्यादा महंगे हैं, फिलहाल के तो मैं बस इतना ही इकट्ठे कर पाई हूँ, लेकिन मैं तुमको बाद में बाकी सब का पे कर दूंगी। और तभी जो अपना एमसी है वो पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर रेस्ट रूम कहाँ पे है। और उसका जो यून है वो उसको बताते कि हाँ लेफ्ट साइड पे जाके कॉर्नर पे है। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि ठीक है मेरा वेट करो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और उसके बाद तो जैसे ही बाथरूम पे जाता है वो देखता है कि वहाँ पे हगने के लिए बस एक छेद है और वो छेद बहुत ज़्यादा गहरा होता है। और उसके बाद वो अपना पैंट खोल के वहाँ पे बैठ जाता है और वो कहता है चलो देखते हैं आखिर इस जॉम्बी कोर का मेरे से क्या लेना देना है। और उसके बाद वो जैसे ही एक जॉम्बी कोर को अपने हाथ के पास लेके जाता है वैसे उसका जो हाथ है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और सडनली उसको नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा पावर अब कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारा जो डायमेंशनल शिफ्ट है वो इंक्रीज हो चुका है 2 पॉइंट से और अभी तुम्हारे पास टोटल 3 डायमेंशनल शिफ्ट है। और इससे उसको पता चल जाता है कि जो पावर अप वाला ऑप्शन है वो उसके डायमेंशनल शिफ्ट में यूज होता है। और उसके बाद वो कुछ और का यूज करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गलती से उसकी जो पोटली है ना उसके अंदर के सारे कोस उसके हगने वाले लेटरिन के अंदर गिर जाता है और इसके बारे में इसको पता भी नहीं चलता। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने जस्ट 9 जॉम्बी कोर्स का उसने यूज़ किया होता है और वो कहता है कि शायद 9 काफ़ी होंगे और बाकी बचे हुए का मैं बाद में यूज़ कर लूँगा। लेकिन जैसे वो वापस बैग को देखता है वो देखता है कि उसमें बस 2 या 3 ही बचे हुए हैं और वो शौक हुए कहता है आखिर मेरे जॉम्बी कोर्स कहाँ चले गए, मुझे अच्छे से याद है ये पूरा बैग उनसे भरा हुआ था। लेकिन उसको बहुत ही जल्दी रियलाइज हो जाता है कि उसके सारे जॉम्बी कोर्स पे गू फिर चुका है और वो बेचारा अंदर से ही टूट जाता है। और उसके बाद वो ऐसी ही मुरझाई हुई शक्ल लेके बाहर आता है, जिसको देख के जो यून है पूछती है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है कि अरे कुछ नहीं बस वो बवासीर। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो यून है वो उनके लिए वापस से वो वाला खाना लेके आती है और जो अपने एमसी वो कहता है कि क्या तुम वापस ये खा रही हो, क्या मैंने तुमको अभी अच्छा खासा खाना नहीं दिया था। लेकिन जो यून है वो कहती है आखिरकार हम ये सारे प्रीशियस चीज एक साथ कैसे खा सकते हैं और उसके अलावा मैंने इसको नाली से बहुत ही ज्यादा मेहनत से कलेक्ट किया है, अगर हम इसको नहीं खाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। और उसके बाद वो उसे खाने लगती है, लेकिन जो अपना एमसी है उसको रोकते हुए कहता है अरे मेरे पास और खाना है। लेकिन जो यून है वो पूछती है लेकिन तुमने तो हमें सब कुछ दे दिया था ना। और ये सुनते ही अपना एमसी सोच रहा होता है उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे पास स्टोरेज स्पेस है और एक सिस्टम है, इसको अगर मैं ये सब बता दूंगा तो इसे बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। और इसके अलावा मेरे पास जितने फूड है वो अभी हम तीनों के लिए बस कुछ दिनों के लिए ही चलेगा, अगर मुझे और ज़्यादा फूड लाना है तो मुझे वापस अपने रियल वर्ल्ड पे जाना होगा। और उसके बाद तो यून को खंसते हुए कहता है एक्चुअली मैं एक मर्चेंट हूँ और कुछ दिनों में मेरे पास एक बंदा आता है जो कि मुझे खाने का सामान दे के जाता है। और ये सुनते ही जो यून है वो कहती है कि क्या मर्चेंट, आखिर तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया। और अपने एमसी उसे बताता है कि वो उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने उसको बताया नहीं और कल वो वापस से जाएगा और कुछ सामान लेके आएगा। और उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो अपने वर्ल्ड में जाने वाला होता है कि तभी जो यून है वो उसको रोक के उसको एक छोटी सी गन देती है। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या एक छोटी सी गन। और इसको देख के जो यून है वो कहती है बात इसके साइज की नहीं है, बात इसके पावर की है, क्योंकि ये जो गन है ये एक डेडली एसेसिन वेपन है, इसलिए जस्ट इन केस तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसको अपने साथ लेके जाओ। और क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें अकेले ही जाना है, मुझे तुम्हारे साथ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो अपने एमसी वो कहते हैं कि अरे मैं ठीक हूँ, मैं अकेला चला जाऊंगा। और उसके बाद तो वहाँ से चला जाता है। और तभी जो यून है उसके पीछे उसकी बहन यू आती है और वो कहती है बहन। और इसको देखती है जो यून है वो कहती है कि क्या तुम अपने आप से चल सकती हो। और जो यू है वो कहती है कि हाँ उस बंदे की मेडिसिन से मुझे अच्छा खासा फायदा हुआ है। और उसके बाद तो यून को उसका पीछा करने के लिए कहती है। और जब यून पूछती है क्यों, और तभी जो यू है उसे बताती है उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, वो बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा है। ऐसा देख के लग रहा है कि भाई वो इस दुनिया की जो रूल्स है उससे फैमिलियर नहीं है। और जो उसने जो मर्चेंट वाली आइडेंटिटी बताई वो शायद उसने झूठ बोला होगा, शायद वो कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है।
हालांकि उसने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मदद की हो, लेकिन हम इतनी जल्दी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस जगह से बहुत ज्यादा दूर आ चुका था, ताकि अगर कोई उसका फॉलो भी कर रहा है तो उसको कर ना पाए। और उसके बाद वो डायमेंशनल शिप को ओपन करता है और रियल वर्ल्ड पे आ जाता है, जहाँ पे उसकी आंख वापस से हॉस्पिटल पे खुलती है और वो कहता है कि चलो अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, अब मैं यहाँ पे कब तक अपना बिल फाड़ूंगा। और उसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है वो कहता है मेरे पास ज़्यादा कुछ सेविंग्स बची नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं अमीर नहीं बल्कि और ज़्यादा लूजर बनता जा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए चलो पहले कुछ सप्लाईज ले लेते हैं, जो कि एपोकलिप्स वाले वर्ल्ड पे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाद वो सुपरमार्केट पे जाके खाने के सामान को लेने लगता है और वो सोचा होता है फूड और मेडिसिन उस जगह पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। अब मेरे पास कोई चैनल्स भी नहीं है कि मैं उसको वहाँ पे बेच सकूँ, और अगर मैं फैक्शन सेमेटिन के पास जाता हूँ तो मुझे पता है वो लोग मुझे लूट लेंगे और वहाँ पे ये मार डालेंगे। और रही बात यून की, तो उसकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो बस मुझे ज़ॉम्बीज़ और बीस्ट से ही बचा सकती है। और जैसे कि उसने कहा था कि यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा फैक्शंस है जो कि ओपन माइंडेड है, शायद मुझे वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद वो सारा सामान खरीद के अपने घर आ जाता है, जहाँ पे उसको पहले तो लग रहा होता है कि इतना सारा सामान उसके सिस्टम में फिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसको तभी याद आता है कि हाँ उसने लाइक ज़ॉम्बी कोर्स अपने डायमेंशनल शिप को थोड़ा बहुत अपग्रेड किया था, तो शायद ये हो जाना चाहिए। और उसको इस चीज़ का भी गुस्सा आ रहा होता है कि सारे के सारे वो जो उसके कोर्स थे वो उसके बाथरूम के अंदर चले गए थे, बाथरूम मतलब उसके कमोड के अंदर। और उसके बाद हमारा सीन वापस एपोकलिप्स वर्ल्ड पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम यून को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर से अपने एमसी को ढूंढ रही थी। और वो कह रही थी ये कितना ज़्यादा अजीब है कि बस आंखों के पलक झपकाने से पहले ही वो गायब हो गया, क्या मैं इतनी ज़्यादा बुरी ट्रैक करती हूँ। हाँ वैसे भी ये जगह बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से मैं उसको अच्छे से देख सकती हूँ, मुझे तो लग रहा है कि वो वापस आएगा ही नहीं। लेकिन तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि वापस इस दुनिया में आ चुका होता है, और वो कहते हैं चलो अब चलते हैं वहाँ पे। लेकिन वो जाने के टाइम पे देखता है कि जो ज़ॉम्बीज़ है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और वो घबराते हुए कह रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ज़ॉम्बीज़ बढ़ कैसे गए, यून जल्दी से आके मुझे बचाओ। लेकिन तभी हम अपने एमसी को देखते हैं कि वो एक डेड एंड में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके आगे रास्ता नहीं होता, तो वो सोचता है कि उसको वापस से पीछे जाना चाहिए। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो उसके पीछे आ चुके हैं, और एक ज़ॉम्बी तो सीधे दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा होता है, और इसी वजह से अपना जो एमसी है ना वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन लकीली वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वायर होता है जिसको कि वो पकड़ के बच जाता है, और बाकी जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो नीचे ही गिर जाते हैं। और जो अपना एमसी है वो बार बार सिस्टम को बुलाने लगता है, जहाँ पे उसकी जो पैसिव स्किल्स होती है क्विक क्लेम वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसको ना अपग्रेड करने का भी ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे उसकी जो सिस्टम है उसको बताती है कि तुम्हारे पास अभी 7 अपग्रेडेबल पॉइंट है, जहाँ पे तुम्हारी जो पैसिव स्किल है उसको तुम 1 पॉइंट से अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन हर बार जब भी तुम इसको अपग्रेड करोगे वो पिछले वाले से डबल पॉइंट्स लेगा। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है आखिरकार ये किस तरह का सिस्टम है, और उसके बाद तो 2 बार उसको अपग्रेड करता है, और जैसे ही वो अपग्रेड होता है वैसे वो चेक करता है कि भाई वो एक ही हाथ से लटक सकता है, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, उसकी मतलब एक तरह से पावर ही बढ़ चुकी है। और उसके बाद वो तो उस वायर के ऊपर ही नाचने लगता है, और उसके बाद ये नमूना अपने आप को स्पाइडरमैन ही मानने लगता है, और वहीं पे ना स्पाइडरमैन के मूव्स करने लगता है। और इस चीज़ को दूर से ना यून भी देख रही होती है, और वो सोच रही होती है मुझे लगा ये नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन किसे पता था कि इसकी क्लाइंबिंग स्किल इतनी ज़्यादा तगड़ी होगी। यू ने सही कहा था, ये बंदा कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और उसका जो अपना एमसी है ना वो दूसरे बिल्डिंग में आके उतर जाता है, और वो दूर देखते हुए सोचा होता है जो ओरिजिनल रास्ता था उसको तो ज़ॉम्बीज़ ने ब्लॉक कर दिया है, अब मुझे किसी ऊंची जगह पे जाना होगा ताकि मैं अच्छे से सर्वाइव कर सकूं और अपने बेस को लोकेट कर सकूं। लगता है वो जो सामने वाली बिल्डिंग है उसके ऊपर मुझे अच्छी व्यू मिल जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग में ना चढ़ने लगता है, और तभी वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो कि इसको देख के इसी की तरफ भी आने की कोशिश कर रहे थे। और इनको देख के जो अपना एमसी होता है वो भी कह रहा होता है इनको देख के मुझे उल्टी आती है, कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, आ जाओ ज़ॉम्बीज़, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। लेकिन उसके इतना कहने की ही देरी थी कि तभी हम देखते हैं कि उसकी जो ग्लास है ना वो टूटने लगती है और पूरी तरह से टूट जाती है, जिससे जो अपना एमसी है वो सीधे जाकर उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर ही गिरता है, जिससे इसकी लिटरली फट जाती है। और तभी एक ज़ॉम्बी इसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन जो अपना एमसी है वो अपने हाथ को ऐसे उसके गर्दन पे करता है, लेकिन उसके हाथ के थोड़े से हमले से ही उसकी गर्दन उड़ जाती है। और इसे देख के जो अपना एमसी है वो भी शॉक हो जाता है, और वो कहता है कि मेरी पकड़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि मैंने बस थोड़ा सा छुआ और वो ज़म्बी खत्म हो गया। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक और ज़म्बी अटैक करने के लिए आता है, और अपना जो एमसी है उसको भी बहुत आराम से मार डालता है। लेकिन उसे पता था कि यहाँ पे जितने ज़ॉम्बीज़ हैं उनके साथ तो लड़ नहीं सकता, और उसके बाद तो वापस है ना उसी ग्लास में जाके चिपक जाते हैं, और उसके पीछे पीछे जो बाकी ज़ॉम्बीज़ है ना वो नीचे ही गिर जाते हैं। और अपना जो एमसी है वो कहता है अरे यार ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, अगर आज मेरी बॉडी में इन लोगों ने थोड़ी सी भी खरोच कर ली होती तब मेरी भी हालत बर्बाद हो जाती। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके पीठ में उसका बैग है ही नहीं, और इसको देख के उसकी और फट जाती है। और हम तभी देखते हैं कि उसका जो बैग है ना वो उन्हीं ज़ॉम्बीज़ के पास ही रह चुका होता है। और इसको ही देख के जो अपना एमसी है वो रोते हुए कहता है मैंने इतने ज़्यादा एफर्ट्स किया लेकिन मेरे सारे सप्लाई चले गए, हाँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना बैग वापस लेके ही आऊँगा। और उसका जो अपना एमसी है वो उसी जो टूटा हुआ ग्लास है ना वहाँ पे अपना हाथ दिखाता है, और उसको देख के जो बाकी ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना वो पागलों की तरह नीचे आके गिर जाते हैं। और ऐसा कर करके जो अपना एमसी है वो सारे ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा देता है। और उसके बाद वो जैसे ही अंदर देखता है वो देखता है कि अब वहाँ पे कोई भी नहीं है और उसका बैग ऐसे ही पड़ा है। और उसके बाद वो अंदर जाकर उस बैग को उठा लेता है और कहता है अरे यार ये ज़ॉम्बी तो बहुत ज़्यादा आसान थे, बस इनको थोड़ा सा उल्लू बनाओ और बाकी काम ये खुद ही कर लेते हैं। लेकिन जब उसके पीछे से कोई बहुत तेज़ी से जाता है और वो कहता है
क्या मेरे पीछे कुछ है, लगता है मैंने कुछ रेड जैसा देखा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई तो ज़ॉम्बी होता है जो कि एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी था और वो बहुत डरावनी स्माइल दे रहा होता है। और इससे पहले कि अपना एमसी कुछ समझ पाता, वो ज़ॉम्बी सीधे अपने एमसी के पास आके उसके ऊपर हमला कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है वो सीधा जाकर बाहर दीवार में जाके लगता है और तभी वो जो ज़ॉम्बी है वो वापस उसके पास आने लगती है, जिसको देख के जो अपना एमसी है वो उससे भागने लगता है और उस ज़ॉम्बी है उसका पीछा करने लगती है। और उससे भागते हुए जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है कि वो यहाँ से ना अपने रियल वर्ल्ड पे जाके इससे बच सकता है। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि वो जब भी रिटर्न आएगा वो सेम ही स्पॉट पे ही रिटर्न आएगा, इसीलिए वहाँ पे जाना एक तरह से स्किल की बर्बादी है। और उसके बाद वो अपने सिस्टम को उसे अपग्रेड करने को बोलता है, जिससे उसकी जो सिस्टम है उसको अपग्रेड कर देती है, जहाँ पे जो अपना एमसी है वो लेवल 6 में पहुंच जाता है। और जैसे वो ज़ॉम्बी अपने एमसी को काटने वाली होती है कि तभी जो अपना एमसी है उसको डॉच कर लेता है और आप उस ज़ॉम्बी के अटैक्स को देख पा रहा था। लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं था, क्योंकि वो ज़ॉम्बी अभी भी उसके पीछे थी और सारे ज़ॉम्बी कोर का उसको अपग्रेड करने में यूज करने के बाद भी वो बस उन दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरी ही बना पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी उसके लपेटे में आ जाएगा, क्योंकि वो एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकता। अगर वो रुक गया तो ज़ॉम्बी उसको पक्का काट लेगी। और तभी ना अपना एमसी एक जगह पे रुकता है जहाँ पे बहुत सारी लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे और तभी वो जो ज़ॉम्बी है वो सीधा अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन जो अपना एमसी है वो एक डंडा पकड़ के उस ज़ॉम्बी के आर पार कर देता है और उसके बाद तो थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी है ना वो छटपटाने लगती है और इसको देखिए जो अपना एमसी वो कहता है कि डैम इट यार, ये अभी तक नहीं मरा। और उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो ज़ॉम्बी है वो फाइनली मर चुका था और अपना जो एमसी है वो उसके सर पे अपना हाथ डाल के उसके ज़ॉम्बी कोर को निकाल लेता है। यहाँ पे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश भी तो होता है, लेकिन हाँ वो अंदर से बहुत ज़्यादा थक चुका था। और उसके बाद तो बेस में रिटर्न आ जाता है, जहाँ पे दूर से उसको यून भी देख रही थी और वो सोची होती है ये फाइनली एस्केप कर गया, ऐसा लग रहा है कि इसकी कॉम्बैट एबिलिटी मुझसे भी बेहतर है। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उनके घर पे आ जाता है और चिल्लाए कहता है कि देखो मैं आ गया और मैं अपने साथ बहुत सारे सामान लेके आया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की आती है और कहती है ब्रदर हुआंग आप वापस आ गए। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। और वो लड़की बताती है कि वो यून की छोटी बहन यू है, वो उसके बैंडेजेस की वजह से इसे पहचान नहीं पा रहा है। और तभी वो अपने एमसी के पास जाते हुए कहती है कि ब्रदर हुआंग आपकी तो पूरे बॉडी में ब्लड लगा है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है कि अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, ये बस ज़ॉम्बीज़ के ब्लड है। और उसका जो यू है ना वो अपने एमसी के साथ पूरा चिपक जाती है और कहती है सच में आपके लिए बेहतर होगा कि आप मुझे झूठ ना बोलें, चलिए मुझे आपको चेक करने दीजिए। और जो अपना एमसी है उसको भी तो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था, वो कहता है अरे हाँ हाँ तुम मुझे बहुत करीब से देख सकती हो। और इतना सुनते ही जो यू है वो उससे और भी ज़्यादा चिपक जाती है। और जो अपना एमसी वो तो भाई अलग ही फैंटेसी में जी रहा होता है, उसके लिए तो भाई जैसे कि उसका जीना ही साकार हो गया। और तभी जो यू है वो कहती है थैंक गॉड कि आपको कहीं पे चोट नहीं लगी, लेकिन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मिट्टी और खून लगी हुई है, इससे चलिए आपको साफ सफाई करनी होगी, इसलिए साथ में नहाते हैं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब मैं और तुम एक साथ नहाएंगे। और ये सुनते ही जो यू है वो कहते हैं कि हाँ जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सप्लाईज की कमी है, इसलिए हम ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है बाथरूम पे, जहाँ पे जो यू है वो नहा रही थी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा साला ये इतने सालों से एपोक्लिप्स वर्ल्ड है जहाँ पे बिजली नहीं है और ये लोग टंकी में पानी चढ़ा कैसे रहे हैं। और यहाँ पे जो अपना एमसी है उसको नहाते हुए देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। और तभी जो यू है वो कहती है ब्रदर हुआ आखिरकार आपको कपड़े खोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी से आइए ना। और जो अपना एमसी है वो कहता है एक मिनट, एक बात मुझे कंफर्म करनी है, अगर तुम्हारी बहन को इस बारे में पता चल गया तो मुझे मारेगी तो नहीं। और ये सुनते जो यू है वो कहती है क्यों, आखिर वो क्यों मारेगी, हम लोग तो नॉर्मली एक साथ ही नहाते हैं, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, इसीलिए ऐसे बाहर खड़े रहना बंद कीजिए और अंदर आइए। और ये सुनते जो अपना एमसी है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। और उसके बाद वो भी कपड़े खोल के पूरा एक्साइटेड होकर अंदर आने लगता है, जहाँ पे तभी उसको आवाज़ आती है रुक जाओ। और हम देखते हैं वहाँ पे यून आ चुकी थी जो कि सीधे गुस्से में उसके मुंडी को पकड़ के उसके रोक लेती है और गुस्से से कहती है हुआंग तुमने वो देखा, मैंने सही कहा ना मेरी बहन की नेकेड बॉडी। लेकिन जो अपना एमसी है वो घबराते हुए कहता है अरे अरे मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, बचपन से ही मेरी आंखें खराब है, अगर यहाँ पे मेरा अंकल भी नंगा नहाता होता तब भी मैं उसको पहचान नहीं पाता। और उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पर जो यून अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। लेकिन तभी जो अपना एमसी वो कहता है अरे देखो देखो मैं बहुत ज्यादा कूल चीजें लेकर आया हूँ और इससे हम बहुत दिनों तक आराम से सर्वाइव कर पाएंगे, और हाँ मैं कुछ फ्रेश फ्रूट भी लेके आया हूँ। और उसके बाद ना वो कुछ केले निकालता है और इसको देख के जो यून है वो सारा गुस्सा छोड़ के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि क्या केले। और तो जो अपना एमसी है वो एक केला छिलके देता है और कहता है अरे खाओ खाओ शर्माओ मत। लेकिन यून उसको जिस तरह से खाती है ना कसम से यार अलग ही फीलिंग आती है। और इस चीज़ को अपना एमसी भी देख रहा होता है जो कि भाई अलग ही फील ले रहा होता है, क्योंकि ये बंदी खा ही ऐसे के ले रही है यार मुझे ऐसी बंदी कब मिलेगी जहाँ पे जो यून है ना उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और तभी ना वो अपने एमसी की तरफ देखती है जहाँ पे उसकी हालत थोड़ी पतली होती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। और जो अपना एमसी है वो तो बड़बड़ाते हुए कहता है हाँ मेरे बच्चों मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। और उसके बाद वहाँ पे यू भी आ जाती है और वो भी खाने लगती है और वो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा फूड है, ये तो एक सपने की तरह है। और जो यून है वो भी कहती है वाह तुम पक्का श्योर हो ना कि ये सब तुम हमें देना चाहते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस हैं। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है कि अरे मैंने कहा ना कि जब तक तुम मेरी सेफ्टी की गारंटी लेती हो तब तक मैं तुम्हें भूखा बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरा करूंगा।
और ये सुन के जो यून है वो थोड़ी सैड हो जाती है और वो सोची होती है फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन उस टाइम जब हुआंग उन जॉम्बीज से फाइट कर रहा था तब मैंने उसकी मदद नहीं की, बल्कि मैं छुप के बस उसे देखती रही। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है हालांकि मेरे पास अब जितने पैसे बचे हैं उसमें बस मैं इतना और ही सप्लाई ला सकता हूँ, मुझे जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं पैसे कमा सकूँ। और उसके साथ वो सोच भी रहा होता है और हाँ मुझे और भी ज़ॉम्बी कोर की ज़रूरत है ताकि मैं डायमेंशनल शिफ्ट का यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं बचे हैं। और तभी जो यून है वो कहते हैं कि क्या पैसे, आखिरकार उसका क्या करना है, वो तो यूजलेस है, वो बस एक पेपर के टुकड़े हैं जो इतने ज्यादा स्लिपरी होते हैं कि उससे हम पिछवाड़ा भी नहीं पहुंच सकते। और तभी जब एमसीओ कहता है हाँ तो ठीक है, तो उसकी जगह पे कुछ ऐसा जो कि लाइक कोई ट्रेजर हो या कोई गोल्ड हो, ऐसी चीज है, क्योंकि मेरा बिजनेस ट्रेड करना है जिसमें मैं एक चीज के बदले दूसरी चीज लेता हूँ। और ये सुनने के बाद जो यून है ना वो इधर उधर थोड़ा देखती है और तभी ना वो एक टेबल के पास जाते हैं और उसके नीचे से कुछ निकाल के अपने एमसी के पास रखते हैं और कहती है तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा। और हम देखते हैं ये गोल्ड बार होता है और ऐसा करके जो यून है वो वहाँ पे 2-3 गोल्ड बार और लेके आ जाती है और जो अपना एमसी है उसको छू के कहता है अरे इसका जो टेक्सचर है ये तो गोल्ड है। और जो यून है वो कहती है हाँ मुझे याद है, इसे ऐसा ही कुछ कहा जाता था, गोल्ड वोल्ड कुछ, और मैं इसको अपने टेबल को सीधा करने के लिए यूज करती थी क्योंकि ये परफेक्टली स्क्वायर था। और अगर तुम्हारे लिए ये खजाने जैसा है तो वहाँ देखो टेबल के नीचे 5-6 और पड़े हैं, तुम इसको लेके जा सकते हो, वैसे भी ये यूजलेस है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और जो अपना एमसी है इसको तो देख के पूरा शौक होता है। और उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जब अपना एमसी है घोड़े बेच के सो रहा होता है और अपने सपने में बड़बड़ा रहा होता है अब मैं अमीर हो चुका हूँ जियांग, अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब हम फाइनली। लेकिन तभी हम वहाँ पे यू को देखते हैं जो कि एक चाकू लेके सीधा अपने एमसी को हमला करती है। लेकिन तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है और ये यून होती है जो कि उसे पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और जो यू है वो कहती है अगर हम इसे अभी मार देते हैं तो इसके सारे सप्लाईज हमारे हो जाएंगे। और जो यून है वो कहती है लेकिन उसने हमें बचाया, अगर आज उसने पेंसिलिन नहीं दी होती तो हम दोनों बचे नहीं होते। और तभी जो यू है वो कहती है क्या आप भूल चुके हो पिछली बार कैसे हम इस तरह की कोई सी चीज़ में फंसे थे जब आपने एक बंदी के ऊपर भरोसा करके उसके पीछे चले गए थे, जहाँ पे आपको याद है ना वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे वो बंदा हमको फैक्शन 17 को बेचने वाला था और उसी के साथ उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था और बस हम दोनों ही बचे थे। और अगर आज तुमने उसे बाथरूम में नहीं रोका होता तो मैं उसकी आंख कब तक फोड़ चुकी होती। और जो यून है वो कहती है वो उस गद्दार जैसा नहीं है, उसके पास कोई भी रीजन नहीं था हमें पेंसिलिन देने का, जबकि हम मरने ही वाले थे। हम अगर अपनी पूरी जिंदगी की भी कमाई दे दे तब भी हम एक डब्बा पेंसिलिन का नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी उसने हमें वो मेडिसिन दिया जिसकी वजह से हम यहाँ पे जिंदा हैं, इसलिए वो पर्सन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे अपने एमसी की नींद खुल जाती है और वो इन दोनों को देख के कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रही हो और इस तरह से क्या बड़बड़ा रही हो तुम। लेकिन तभी जो यू है ना वो सीधा ना गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए सीधे उसके ऊपर बैठ जाते हैं और कहती है बिग ब्रदर मैं तो बस आपके साथ सोने के लिए आई हूँ। और ये सुनते ही जो अपने एमसी वो शौक होते हुए कहते हैं अच्छा तो तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हमने कितना ज्यादा प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया। और तभी जो यून है वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या तुम भी, तो ठीक है फिर मैं बीच में सोऊंगा। और उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन दिखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके दोनों साइड में दोनों खूबसूरत लड़कियां सोई हुई थी। और हम तभी यू को देखते हैं जो कि चुपके से तकिया के नीचे से एक और औजार निकालती है और उसी औजार से अपने एमसी का औजार काटने वाली होती है। लेकिन तभी जो यून है ना उसको लात मार के उसके हथियार को दूर फेंक देती है और इससे अपना जो एमसी है ना उसको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि जो यून है उसके पैर अपने एमसी के किसी गलत जगह पे लग गए थे। और तभी जो अपना एमसी है उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है यून आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी बहन बगल में है, अभी हम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन जो यून है ना वो अपने एमसी के पास जाके कहती है हुआंग मैं तुम्हारे साथ अकेला सोना चाहती हूँ। और उसके बाद तो अपने बहन से भी कह देती है सुनो आज मैं हुआंग के साथ अकेले सोऊंगी क्योंकि मैं इसको रात को सेफ रखना चाहती हूँ। और जब अपना एमसी है वो कहता है आई गेस सेफ्टी मैटर करता है, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यू है वो अपने एमसी से पूछती है ब्रदर हुआंग क्या आप एक इवॉल्वर हो। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या इवॉल्वर, आखिर ये होता क्या, मैं तो एक रेगुलर हैंडसम बंदा हूँ। और ये सुनते ही जो यून है वो पूछती है तो आखिरकार आप उस बिल्डिंग से सेफली कैसे बाहर आ गए। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो थोड़ा शौक होते हुए कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता। और तभी जो यू है वो कहती है मेरी नाक बहुत ज़्यादा तेज है, आप जैसे ही कल वापस आए वैसे ही मुझे वहाँ की सेंट आ गई थी, वो बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, बस स्ट्रॉन्गेस्ट इवॉल्वर ही वहाँ से जिंदा वापस आ सकता है। ब्रदर हुआंग आप तो बहुत ज़्यादा औसम हो गए। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो हंसते हुए कहता है अरे हाँ कल मैं थोड़ा सा रास्ता भूल गया था, लेकिन लकीली मेरे पास ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ नहीं आए और मेरे पास यून की दी हुई गन थी और इसी वजह से मैं वहाँ से भाग पाया। और ये सब कहते हुए वो सोचा होता है आखिरकार कौन भरोसा करेगा जब मैं उनको ये बताऊंगा कि मेरे पास एक प्राइमोडियल एम्परर सिस्टम है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा बोलना होगा जिसको देख के इनको लगे कि हाँ भाई मैं ठीक ठाक ही कह रहा हूँ। और तभी जो यून है वो उसके पास आते हुए कहती है मार्कमैनशिप ये इतना बुरा भी नहीं है, क्या तुम शूटिंग एरिया पे जाके प्रैक्टिस करना चाहोगे। और उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग शूटिंग एरिया पे होते हैं, लेकिन जो अपना एमसी है वो एक भी टारगेट को गोली नहीं मार पाता। और इसको देखिए जो यून है वो कहती है क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम टारगेट को ही एम कर रहे थे, यहाँ पे तुम्हें किसी तरह की आंखों की प्रॉब्लम है।
और उसके बाद वो सीधे अपने एमसी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है बहुत हो गया, तुम गन को ही गलत पकड़ते हो, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। और उसके बाद वो अपने एमसी को पकड़ के उसको गन चलाना सिखाती है और जैसे भी फायर कहती है वैसे अपना एमसी गोली चलाता है जो कि सीधे जाकर टारगेट को लगता है और इससे अपना एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी उसको नोटिफिकेशन आता है लॉन्ग रेंज मास्टर स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, क्या तुम अपग्रेड करना चाहते हो। और ये देखिए जो अपना एमसी है वो खुश हो जाता है कि वो अभी भी एक स्किल को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन उसके बाद जितने भी ज़ॉम्बी कोर्स थे वो उसने यूज कर लिया। अब उसके पास बस वो जो रेड ज़ॉम्बी को उसने मारा था उसका ही लौता कोर बचा हुआ है और एक ज़ॉम्बी कोर 2 स्किल पॉइंट्स देता है और हर बार डायमेंशनल शिफ्ट को यूज करने पे 1 स्किल पॉइंट जाता है, इसीलिए अब उसके पास अपग्रेड करने के लिए स्किल पॉइंट्स नहीं है। और उसके बाद वो यूज से पूछता है क्या हम कहीं पे ज़ॉम्बी कोर खरीद सकते हैं। और जो यून है वो कहती है अच्छा तुम्हारा मतलब मार्केट प्लेस, हाँ यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेडिंग पोस्ट है, यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर होगा, तुम वहाँ पे ज़ॉम्बी कोर एक्सचेंज कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों उस जगह पे जाता है और दरवाजे को नॉक करते हैं। वहाँ पे एक बंदा जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वो कहता है अंदर आ जाओ और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं वो बंदा सीधा उनकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। और तभी जो यून है वो कहती है ओल्ड गार्लिक तुम सच में सठिया गया हो क्या, अभी भी तुम्हें ज़ॉम्बी से डर लगता है। लेकिन वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि अरे नहीं यार, मुझे इंसानों से डर लगता है, ज़ॉम्बी से नहीं। तो बताओ तुम्हें क्या ट्रेड करना है आज। और तभी जो अपना एमसी है उससे ज़ॉम्बी कोर मांगता है और ये सुनते ही वो बंदा कहता है अच्छा तो इसके बदले तुम क्या दोगे। और तभी जो अपना एमसी है ना उसको ना वो पैक फूड वाला कैन देता है और उसको देखते ही वो पूरा शौक हो जाता है और कहता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा फ्रेश है, ये तो 21 सेंचुरी का मीट कैन है और ये तो आजकल मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। लेकिन तभी जो अपना एमसी है ना उसके हाथ से कैन को छीनते हुए कहता है पहले ज़ॉम्बी कोर फिर बाकी की बात। और ये सुनते हुए जो बंदा वो कहता है हाँ बच्चे तुम इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हो। और जो अपना एमसी है वो कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि यहाँ पे ज़ॉम्बी से ज़्यादा इंसान ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद ये सुनते ही वो जो लहसुन, मतलब उसका नाम गार्लिक था तो लहसुन जो भी फलाना ढिमका ना, वो अंदर जाता है और कुछ ज़ॉम्बी कोर्स लिखा था और कहता है ये लो, इसमें टोटल 11 ज़ॉम्बी कोर्स हैं। मार्केट प्राइस के हिसाब से सिकल म्यूटेड बीस्ट के मीट में 2 ज़ॉम्बी कोर मिलते हैं, लेकिन तुम्हारा जो खाना है ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, इसलिए मैं एक मीट कैन के बदले 4 कोर दे रहा हूँ। और तुमने मुझे 3 कैंस दिए जिसके 12 ज़ॉम्बी कोर होते हैं, लेकिन मेरे पास अभी एक नहीं है, इसलिए 11 से काम चलाओ, मैं बाकी का एक बाद में दे दूंगा। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुमको एक कैन और दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करनी है। और ये सुनते जो गाली को पूछता है कि क्या है तुम्हारी रिक्वेस्ट। और जो अपना एमसी है उसको एक गोल्ड का बार दिखाते हुए कहता है जरा इसको ठीक से देखो और क्या तुम्हें पता चला ये क्या है। और इसे देखने के बाद जो गार्लिक होता है वो कहता है मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ये गोल्ड जैसा लग रहा है, क्यों। और ये सुनते जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें ये पता चल जाएगा। तो देखो भाई ये जो एक्स्ट्रा कैन है ना वो तुम्हारा कमीशन है और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कनेक्शन अच्छे खासे हैं, इसलिए तुम इस तरह के मेटल्स को इकट्ठा करो और तुम जब भी इस तरह का कुछ इकट्ठा करोगे तो मैं उसके बदले तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है ऑफर अच्छा है कि नहीं है। और ये सुनते ही जो गार्लिक होता है वो कहता है बच्चे तुम्हारा ऑफर तो सही है लेकिन अगर तुम इतने सारे गोल्ड का करोगे क्या, क्योंकि ये तो यूजलेस है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस जितना हो सके उतना इनको कलेक्ट करो और जितना ज्यादा तुम इसको कलेक्ट करोगे मैं उतना ही सबको ले लूंगा। और उसके बाद वो उन ज़ॉम्बी कोर्स से अपने आप को अपग्रेड करता है जहाँ पे उसको 24 स्किल पॉइंट्स मिलते हैं। और उसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि जो लॉन्ग रेंज वेपन मास्टरी है उसको 4 बार अपग्रेड कर दो। और हम देखते हैं ये सब करने की वजह से उसके पास बस 9 ही स्किल पॉइंट बचे होते हैं और उसका जो नेक्स्ट अपग्रेड होता है उसके लिए उसको 16 स्किल पॉइंट्स की जरूरत होती है। और उसके पास ना धड़ाधड़ गोली चलाता है जिसमें से हर एक गोली उसके टारगेट में लगता है और इसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो वेपन मास्टर बन गया। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसके पास डूम बुलेट नाम की एक एबिलिटी आ चुकी है और उसको सुन के ना उसको उसका नाम बहुत ज्यादा बैडस लग रहा होता है तो उसको ट्राई करने की सोचता है। लेकिन तभी उसको सिस्टम में पता चलता है कि डूम बुलेट का इस्तेमाल वो फ्री में दिन में बस एक बार ही कर सकता है। और इसको जानते ही वो थोड़ा परेशान हो जाता है और उससे पूछता है तो आखिर मैं डूम बुलेट को कैसे यूज करूँ। तो जो सिस्टम है उसको एक लाइन देती है और कहती है तुम्हें ये चिल्ला के बोलना होगा तब जाकर डूम बुलेट यूज होगा। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं कोई सुपर हीरो थोड़ी ना हो जो अपने एबिलिटी को चिल्ला के बोलूंगा फिर यूज करूंगा। लेकिन जो सिस्टम कहता है कि नहीं भैया ऐसा ही करना होगा। और ये जानने के बाद जो अपना एमसी होता है वो इधर उधर थोड़ा देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और उसके बाद वो अपने गन को बाहर निकालता है और देन पूरा सुपर हीरो की तरह जैसे कि वो पावर रेंजर्स में नहीं कहते क्या ट्रांसफॉर्म होने से पहले, वैसे ही कहता है और उसके बाद फायर करता है जहाँ पे गोली फायर तो होती है लेकिन घंटा कुछ नहीं होता। और हम देखते हैं अपने एमसी को ये सब हरकतें करता हुआ देख के ये दोनों बहनें भी देख रही होती है और उनको घंटा समझ नहीं आ रहा होता कि ये नमूना आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है। और उसके बाद हम वापस अपने एमसी की तरफ देखते हैं जो कि ये देख के पूरा शौक होता है कि उस गोली से कुछ हुआ ही नहीं बल्कि वो नॉर्मल गोली की तरह यहाँ से वहाँ बस चला गया। और वो सोच रहा होता है कि उसे इस गोली के बारे में ना रिसर्च करनी होगी कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। और उसके बाद वो जैसे ही अंदर आता है उसको देखते ही ये दोनों बहनें ना काम करने की एक्टिंग करने लगती है और सामान को उठा के इधर से उधर रखने लगती है। और इनको देख के जो अपना एमसी है वो कहता है कि अरे इतना वजन वाली चीज तुम क्यों उठा रहे हो, मैं मदद कर देता हूँ। लेकिन जो यून होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल भी वजनी नहीं है, बल्कि एक इवॉल्वर के लिए इतना वेट तो नॉर्मल होता है। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो पूछता है क्या सारे इवॉल्वर्स इतने ज्यादा इनक्रेडिबल होते हैं। और ये सुनते ही जो यून है वो कहते हैं कि हाँ ज्यादातर, लेकिन जो नॉर्मल सर्वाइवर्स हैं वो इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते और वैसे भी बहुत ही ज्यादा कम लोग सक्सेसफुली इवॉल्व हो पाते हैं। और ये जानते ही जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या
क्या इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिससे मैं इवॉल्व हो सकूं, और क्या मेरा कोई चांस है इसमें? और जो यून है वो कहती है कि क्या तुम एक इवॉल्वर बनना चाहते हो? हाँ, ये बनने के 3 रास्ते तो हैं। सबसे पहला रास्ता कि तुम आर वायरस से अपने आप को इन्फेक्ट कर दो। अगर तुम्हारी जो बॉडी है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है और तुम ज़ॉम्बी बनने से बच जाते हो तो तुम सक्सेसफुली एक इवॉल्वर बन जाओगे। लेकिन ये जो मेथड है वो पहले स्टार्टिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा कॉमन था, लेकिन आर वायरस आउटब्रेक होने के बाद अब ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा तरीका, तुम डायरेक्टली ज़ॉम्बी कोर को ही खा सकते हो। जब तक तुम्हारी बॉडी फटती नहीं है तब तक तुम्हारे पास 10% से भी कम चांस है इवॉल्व होने के। और थर्ड में आता है एवोल्यूशन पोशन, जिसमें 3 लेवल्स होते हैं और एक लेवल से लेके 3 लेवल तक तुम्हारे 10 से लेके 30% तक चांस होते हैं इवॉल्व होने के। और मैंने सुना है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा बेहतर एवोल्यूशन पोशंस हैं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है आखिर ये कहाँ पे मिलेंगे, मैं इसके लिए कुछ भी ट्रेड कर सकता हूँ। और ये सुनते ही जो यून है वो कहती है मैं तुमको अर्थ कंस्ट्रक्शन अलायंस पे लेके जा सकती हूँ, तुम वहाँ पे अपना लक ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये फैक्शन 17 से डिफरेंट है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बस बेनिफिट्स के ऊपर ही ध्यान देती है, इसलिए तुम वहाँ पे अपने रिसोर्सेज को ट्रेड करके एवोल्यूशन पोशन शायद पा सकते हो। और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो कहता है कि बढ़िया, चलो फिर चलते हैं। और उसके बाद ना वो वहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो यू है ना अपने एमसी को अजीब नजरों से घूर रही होती है। और जो अपना एमसी है वो यून से कहता है बाय द वे यून, क्या यू हमारे साथ नहीं आ रही? और मुझे आजकल लगता है कि वो मेरी तरफ ना बहुत अजीब नजरों से घूरती है। लेकिन जो यून है वो कहती है अरे तुम उसको इग्नोर मारो, बस उसकी आंखें थोड़ी बहुत खराब है। और उसके बाद तो अपने बेस से बाहर आता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा भर चुके हैं। और जो यून है वो कहती है ऐसा लग रहा है कि ज़ॉम्बीज आजकल हमारे बेस की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, लगता है इनको थोड़ा क्लीन करना होगा। और उसके बाद हमारा सीन वापस से शूटिंग एरिना में शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो यू है वहाँ पे गोली से प्रैक्टिस कर रही थी, अपना भड़ास निकाल रही थी पता नहीं। लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है साला वो कमीना हुआंग, यून आगे का तुम मुझे उसे मारने क्यों नहीं दे रही? लेकिन तभी उसको अपने बगल से कुछ साउंड आती है और वो जैसी बगल वाली बिल्डिंग को देखती है वो बिल्डिंग उसकी आंखों के सामने नीचे गिर जाती है। और ऐसे देख के वो शौक होते हुए कहती है अगर ये बिल्डिंग अचानक से कोलैप्स कैसे हो गई? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बिल्डिंग अपने एमसी को उसी डूम बुलेट की वजह से हुई है, क्योंकि उस टाइम उसको कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिया था, लेकिन उसका इफेक्ट शायद बाद में होता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक गली में देखते हैं, जहाँ पे एक लौता ज़ॉम्बी जो कि एक आंख से अंधा था वो बहुत ही मजे से टहल रहा होता है। लेकिन तभी उसकी दूसरी आंख भी कोई फोड़ देता है और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि अपने यून और अपने एमसी थे। जहाँ पे जो यून है वो अपने एमसी को कहती है ये सेंट्रल स्ट्रीट है, यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूमते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे तुम गन फायर मत करना जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो। और उसके बाद वो एक गैराज की तरफ जाती है, जहाँ पे उसका शटर जैसे ही वो ऊपर कहते हैं उसके अंदर एक गाड़ी थी। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो कहता है क्या ये तुम्हारा बेस है? और जो यून है वो कहती है हाँ, सेफ्टी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अपने सप्लाई पॉइंट्स रखे हुए हैं और हमारे लिए बेहतर होगा कि हम ड्राइव करके जाएं, क्योंकि जो अर्थ कंस्ट्रक्शन अलायंस है वो यहाँ से 2.5 घंटे के रास्ते पे है अगर हम हाईवे से जाते हैं तो। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम हाईवे का सीन देखते हैं, जहाँ पे उनकी गाड़ी के पीछे कुछ ज़ॉम्बीज भाग रहे थे। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो यून को बताता है और जो यून है वो कहती है अरे तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी पीछे हो जाएंगे। और क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम एक इवॉल्वर बनना चाहते हो? क्योंकि अगर हाईएस्ट ग्रेड का भी एवोल्यूशन पोशन तुम लेते हो तब भी चांसेस है कि वो लीथल हो जाए। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है वो बाद में सोचेंगे, पहले खरीद तो लें, वैसे भी वहाँ पे जाने का मेन पर्पस है ट्रेड करना। और ये सब कहते हुए वो सोचा होता है यून के अकॉर्डिंग ये जो अर्थ कंस्ट्रक्शन अलायंस है ये एक गिल्ड से सिमिलर है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग हमें हार्म नहीं करेंगे, इसीलिए मैं वहाँ पे ज्यादा कुछ रिवील नहीं करूंगा। पहले मैं वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊंगा, उसके बाद जाके बाकी का देखा जाएगा। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और इसको देखिए जो अपना एमसी है वो पूरा डर जाता है और वो कहते हैं आखिर ये कहाँ से आ गया। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी पे ना बहुत सारे रेड ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं और इसको देख के जो यून है वो कहते हैं इनको ओवर फायर करो, ये सारे रेड ज़ॉम्बीज है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी का छत फाड़ते हुए एक हाथ नीचे आता है और तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी के ऊपर भी एक रेड ज़ॉम्बी होता है जिसको अपना एमसी फायर करने लगता है, लेकिन वो जो ज़ॉम्बी है वो सारे बुलेट्स को डॉच कर लेता है। और इसे देख के वो भी कहता है कि आखिरकार ये ज़ॉम्बी मेरे बुलेट्स को डॉच कैसे कर रहे हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हूँ। लेकिन तभी जो लिन है वो कहती है ये रेड ज़ॉम्बी बुलेट को बहुत अच्छे से डॉच कर लेते हैं, नॉर्मल वेपन इनके सामने बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है। और मेरी बात सुनो, तुम गाड़ी को जितना तेज हो सके उतना तेज चलाओ, मैं ऊपर जाके उनसे लड़ती हूँ। और उसका जो यून है वो गाड़ी को ऊपर चढ़ जाती है ताकि उस रेड ज़ॉम्बी से वो लड़ सके। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन देखते हैं कि जो यून है वो उसको एक हमले में 2 टुकड़ों में काट देती है। लेकिन उतना कम नहीं था, बिकॉज वहाँ पे और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए, जिनसे यून एक एक करके लड़ती है और उनको भी काट डालती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी नीचे से उसके पैरों को पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो ज़ॉम्बी उसको खींच के गाड़ी के नीचे फेंक देता है, जिससे जो यून है वो गाड़ी के नीचे गिर जाती है और बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और जो यून है उसको तो लग रहा होता है कि वो गई, लेकिन तभी उसके सामने कुछ बिजली जैसा फ्लैश होता है और वो देखती है तो उसके सामने अपना एमसी आ चुका था, जो कि गुस्से से कहता है ए तुम लोग मेरी बॉडीगार्ड से दूर रहो। और उसका जो यून है वो देखती है कि सारे के सारे जो रेड ज़ॉम्बीज हैं वो एक ही बार में खत्म हो गए। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है
अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था, मुझे तो एक पल के लिए लगा कि मैं यहाँ पे टपक जाऊंगा। और उसके बाद हमें 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यून जैसे ही गाड़ी से गिरती है अपने एमसी उसे देख लेता है और अपने एबिलिटी को यूज करके सीधे गाड़ी से कूद जाता है और पूरी तेजी से यून के पास जाता है, जहाँ पे रास्ते में जितने भी रेड ज़ॉम्बी होते हैं ना, सीधे उनके सर में पूरा बंदूक गाड़ के उनको गोली मारता है। और ये सारी चीज़ वो बस कुछ सेकंड्स के अंदर करता है, जहाँ पे इन कुछ सेकंड्स के अंदर वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज के सर पे गोली मारता है। और वो कहता है अच्छा तो तुम लोग बुलेट को डॉज कर सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे सर पे गोली मारी, अब क्या तुम कहोगे। और इसे देख के जो यून है वो बहुत ज्यादा शौक में होती है। वो सोची होती है क्या हुआ इतना ज्यादा पावरफुल है, उसने 6 रेड ज़ॉम्बी को इतने कम टाइम में मार डाला, जो कि ऑलमोस्ट एक टायर इवॉल्वर के लेवल के थे। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हुए उनके ज़ॉम्बी कोर को निकालने लगता है, लेकिन तभी ना उसको चक्कर आने लगती है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा हाई स्पीड मेरी बॉडी संभाल नहीं सकती, शायद मुझे थोड़ा बहुत और जिम करना होगा। लेकिन तो जो यून होती है ना वो कहती है वहाँ पे ज़ॉम्बी को ढूंढना बंद करो, लेकिन जो अपने एम से वो सुनता नहीं। तो यून जो होती है उसको रोकते हुए कहती है चल अपने आसपास देखो। और हम देखते हैं उनके आसपास बहुत सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज कहाँ से आ गए। और जो यून है वो कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है, पहले यहाँ से चलो निकलते हैं। और उसके बाद वो दौड़ते हुए गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी है वो उनके ऊपर गोली फायर कर रहा था। लेकिन जो यून है वो कहती है देखो यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज है, इसलिए अपने गोलियाँ बचाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बीज है वो उनके पूरे गाड़ी को ही घेर लेते हैं। और उसके बाद जो यून है वो गाड़ी को और तेजी से भगाने लगती है, जितने भी ज़ॉम्बीज हैं उनको कुचलते हुए। लेकिन उनकी गाड़ी का जो पहिया होता है वो ज़ॉम्बीज के बॉडी में फंस जाता है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। और इसे देख के जो अपना एमसी है वो पूछता है कि गाड़ी क्यों आगे नहीं जा रही। तो वो बता दे कि जो ज़ॉम्बीज है वो टायर पे फंस गए हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे करके ना और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। और तो जो अपना एमसी है वो यून से पूछता है कि उसके पास कितने बुलेट्स बचे हैं। और जो यून है वो कहती है कि उसके पास ज़्यादा बुलेट्स नहीं बचे। और जो अपना एमसी है वो भी चेक करता है तो उसके पास भी बस 10 ही बुलेट्स बचे होते हैं। और इसे देख के वो भी सोचने लगता है क्योंकि 10 बुलेट्स में यार वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। और तभी उसको याद आता है कि इस टाइम पे वो एक ही स्किल का यूज़ कर सकता है, वो है डूम बुलेट। और उसके बाद उस सिस्टम से कंफर्म करता है कि वो एक दिन में एक फ्री बुलेट का यूज़ कर सकता है कि नहीं। और जो सिस्टम है वो कहती है हाँ। और उसके बाद ना वो 7 डूम बुलेट खरीद लेता है, लेकिन 2 स्किल पॉइंट वो छोड़ देता है ताकि वो डायमेंशनल शिफ्ट को यूज कर सके। और वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर ये जो 8 डूम बुलेट है, 8 मतलब एक उसका फ्री वाला भी था और 7 उसने खरीदे, तो हाँ 8 डूम बुलेट जो थे अगर वो इन ज़ॉम्बीज के खिलाफ कुछ काम नहीं करते तो डायमेंशनल शिफ्ट यूज़ करके वो अपने मॉडर्न एरिया में चला जाएगा। लेकिन हाँ इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो यून है वो यहाँ से नहीं निकल पाएगी, वो डेफिनेटली यहाँ पे मर जाएगी। लेकिन अभी जो यून है वो अपने एमसी से कहती है तुम चिंता मत करो, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कुछ टाइम तक तो ये ज़ॉम्बी हमारे पास आ नहीं पाएंगे। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो अपने सारे डूम बुलेट्स को चला देता है। और इसे देखते ही जो यून है वो कहती है मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अपने बुलेट्स को बचा के रखो, इतने सारे ज़ॉम्बीज के खिलाफ ये बुलेट्स कोई भी मदद नहीं करेंगी, ये सारे यूजलेस हैं। और जो अपना एमसी है वो तो भाई हंसने लगता है। और तो जो यून है वो कहते हैं कम से कम तुम्हें एक बुलेट तो रखनी चाहिए अपने लिए। और जो अपना एमसी है वो कहता है एक बुलेट से क्या हो जाएगा। और तभी जो यून है वो कहती है मैं हमेशा अपने लिए एक बुलेट रखे रहती हूँ, क्योंकि तुम भी तो ज़ॉम्बीज के हाथों जिंदा खाए जाने से मरना पसंद नहीं करोगे ना, इसलिए एक बुलेट हमेशा अपने आप के लिए रखो। इस दुनिया में मौत भी बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ होती है और मैंने तो अपने एंड को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैं बस इतना उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत कम पेनफुल मौत मरूँ, इसलिए मैं भी तुमको सजेस्ट करूंगी कि तुम अपने लिए एक बुलेट हमेशा रखे रहो। और ये सुन के तो अपना एमसी भी कुछ कह नहीं पाता और वो बाहर की तरफ देख के सोचा होता है मैंने 8 के 8 डूम बुलेट फायर कर लिए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी सडनली ना वहाँ पे बारिश होने लगती है और इसे देख के जो यून है वो कहती है चलो अब बारिश होना चालू हो चुकी है, अब हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा पानी खत्म हो जाएगा, हम बस इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई यहाँ पे आए और इन ज़ॉम्बी को अपने पीछे भगा के ले जाए। लेकिन इस दुनिया में कोई भी इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड नहीं है। और तभी वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है और जो अपना एमसी है वो कहता है क्या कह बदबू कौन सी है। और तभी जो यून है वो कहती है देखो जब भी बारिश होती है तब ज़ॉम्बीज के जो सूखा हुए चमड़ी होती है ना और उसके मांस होते हैं वो फूलने लगते हैं और इसी वजह से ये स्मेल आती है। और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे उनकी बाल्टियाँ भी भर चुकी होती है और वो कहती है कि अरे यार इतना टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक ये बारिश बंद नहीं हुई, अगर ये इस तरह से अगले दिन तक भी बारिश होती रहे तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो पूछता है कि किस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़। और तो जो यून है वो कहती है जो ज़ॉम्बीज होते हैं बेसिकली अनडेड और अनरोटिंग होते हैं और उनके अंदर की जो मॉइस्चर होती है वो जा चुकी होती है, लेकिन जब बारिश होती है तब उनकी जो स्किन है वो वापस से फूलने लगती है। जब तुम उनको एक बार में अचानक से देखोगे तो तुमको वो उस तरह से दिखेंगे जैसे वो पहले इंसान के टाइम पे हुआ करते थे। लेकिन ये चीज़ टेम्परेरी होती है क्योंकि जितना ज़्यादा वो पानी के अंदर रहेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी बॉडी पानी को सोखेगा और उनकी बॉडी सूजने लगेगी और एक टाइम के बाद तो अपने लिमिट में पहुंच जाएगी जहाँ पे उसकी जो बॉडी है वो ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरते बल्कि वो दिखने में और भी ज़्यादा भद्दे लगते हैं। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो उसको इस तरह की बातें करने से मना करता है क्योंकि उसको उल्टी आ रही है। लेकिन तभी जो यून है वो उसे कहती है जरा देखो यहाँ पे ये लोग वापस से इंसान बन चुके हैं। और तभी एक लड़की जो कि उसके विंडो के पास थी वो उसको देख के जो यून होती है वो कहती है अच्छा तो तुम जिंदा थी तब तुम ऐसी दिखती थी, तुम मेरी एज की ही लग रही हो,
अगर तुम यहाँ पे जिंदा होती और ये वर्ल्ड नॉर्मल होती तब मैं। और तो जो अपना एमसी है वो पूछता है कि यून अगर ये वर्ल्ड ऐसी नहीं होती तो तुम क्या करती। और ये सुन के जो यून होती है वो एक पल के लिए सुन पड़ जाती है और उसके बाद वो कहती है इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। अगर ये जो दुनिया है इसमें ज़ॉम्बीज नहीं होते और ये नॉर्मल होती तो शायद मैं एक पेस्ट्री बनाने वाली शेफ होती। क्यों, क्या ये प्रोफेशन मुझे सूट करेगा? और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ ये प्रोफेशन तुम्हें परफेक्टली सूट करेगा। और उसके बाद वो सोचा होता है मैं इस तरह से यून को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता, यहाँ पे जरूर कोई दूसरा रास्ता होगा। अगर मैं एक दिन के लिए और आराम कर सकूँ तो शायद मैं अपनी जो रैबिट क्लाइंबिंग स्किल है उससे मैं इन ज़ॉम्बीज को मार सकूँ यून के साथ मिलके। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत जोर से बिजली कड़कती है और इसको देखिए ये दोनों शौक हो जाते हैं। और जो यून है वो कहती है कितनी ज़्यादा डेंस लाइटनिंग है, ये एरिया हमारे साथ ड्राई रहती है लेकिन मैंने आज तक कभी इस तरह की बारिश नहीं देखी। जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत तेजी से बिजली कड़क रही होती है और तभी एक बहुत बड़ी लाइटनिंग सीधे उनकी गाड़ी की तरफ आती है और उनकी गाड़ी में लगने के बाद वो जो बिजली है वो स्प्रेड कर जाती है बाकी सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर और सारे ज़ॉम्बीज वहीं पे ही मर जाते हैं। और उसके बाद ये लोग जैसे ही आँख खोल के देखते हैं वो देखते हैं कि भाई सारे ज़ॉम्बीज मर चुके हैं और इस बात से वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद तो गाड़ी से नीचे आके सारे ज़ॉम्बीज के बॉडीज को वहाँ से हटा के साफ करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। जहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये लोग बच गए। और उसके बाद ये वापस से अपनी जर्नी चालू करते हैं जहाँ पे वो लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। और इनके गाड़ी को ना कुछ गार्ड्स देख लेते हैं और एक बंदा बोलता है कि जाके गेटकीपर को बुलाओ कि कोई यहाँ पे आया है। और तभी हम गेटकीपर को देखते हैं जो कि दो लौंडियों के साथ रंगरलिया मना के भैंस की तरह सो रहा होता है। जहाँ पे उसके पास एक गार्ड आके उसको बताता है कि कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। और सुनने के बाद जो गेटकीपर होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है जाके किसी को बोल लो कि वो जाके उनसे पूछे क्यों आए हैं। तभी एक बंदा जाके वहाँ पे बोलता है कि गाड़ी से बाहर आ जाओ। और ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं वो बंदा पूछता है कि तुम यहाँ पे शेल्टर के लिए आए हो या किसी काम से। जहाँ पे जो अपना एमसी है उसे बताता है कि ये लोग ट्रेडर्स हैं और ये लोग सामान एक्सचेंज करने आए हैं। और उसके बाद ये लोग गेटकीपर के पास जाते हैं जहाँ पे जो गेटकीपर वो कहता है अच्छा तो तुम लोग बोल रहे थे कि तुम ट्रेडर्स हो तो आखिरकार तुम क्या लेके आए हो। और तभी उसके पास ना उसका बंदा एक कैन वाला मीट लेके आता है और इसको देखती जो गेटकीपर होता है वो उसको खोल लेता है। और उसको देखिए जो यून है वो चिल्लाते हुए कहती है हे तुम इसको खोल क्यों रहे हो, अभी तक हमने तुम्हारे साथ इसके ट्रेड नहीं किया है। लेकिन जो अपना एमसी है वो उसे रोकते हुए कहता है अरे अरे रुको रुको कोई बात नहीं, वो शायद चेक कर रहे कि क्वालिटी कैसी है, आप बेझिझक इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये सुनते जो गेटकीपर हो कहता है तुम मुझे दिमाग वाले लौंडे लगे। और हम देखते हैं इसके जो बाकी बंदे होते हैं उनके मुंह से तो पानी आ रहा होता है क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और उसका जो गेटकीपर है वो उसको खाने लगता है। और तो जो यून है वो कहती है तुमने पूरा कैन खा लिया, अब क्या तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन वो कहता है अरे यार मुझे टेस्ट मिलने से पहले ये तो खत्म हो गया। लेकिन जो अपना एमसी है उसको एक और कैन देते हुए कहता है अरे कोई बात नहीं आप ये लीजिए एक और खाइए। और ऐसा कर करके वो बंदा यहाँ पे टोटल 8 कैंस खत्म कर जाता है। और जो यून है वो भी कहती है तुमने 8 कैन खा लिए, पता है इसके बदले हम कितना ट्रेड करते हैं। लेकिन वो जो बंदा होता है उसका तो पेट पूरा भर चुका होता है और वो डकार मारते हुए कहते हैं अरे इतना ही बुरा नहीं था, मेरा तो 30% पेट फुल हो चुका है। और बाकी बचा हुआ खाना वो अपने लोगों को दे देता है जिसके लिए वो बाकी लोग भाई लड़ने लगते हैं जो कि उस कैन में कुछ बचा भी नहीं था। और तभी जो गेटकीपर होता है वो कहता है सारे कैन फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, चलो मैं तुम्हें एक बंदे के साथ भेज देता हूँ जो तुम्हें उस जगह पे लेके चला जाएगा। उसके बाद एक बंदा उनको शेल्टर के अंदर लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारे इंसान थे जो कि अपने वही ठेला टपरी लगा के बैठे हुए थे प्रॉपर एक छोटी सिटी की तरह। और जो अपना एमसी वो कहता है कि सारे के सारे जो घर हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। और जो बंदा होता है जो उनको लेके जा रहा था वो कहता है कि हाँ ये सारी चीज़ सिटी लॉर्ड ने इनको दी है, अगर वो यहाँ पे नहीं होते तो आज ये सारे लोग ज़ॉम्बी का खाना बन चुके होते। लेकिन तभी उनके सामने कोई आके गिरता है और हम देखते हैं उसको एक बंदा बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है क्योंकि उस बंदे ने कुछ मेडिसिन चुराई होती हैं। और हमें पता चलता है जो बंदा मार खा रहा था वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जो कि उसको बार बार कहते रहते कि प्लीज मुझे मारना बंद कर दो, मैं दोबारा कभी नहीं चुराऊंगी। और ये देखते जो अपना एमसी है ना वो उस बंदे को जाके रोकने की कोशिश करते हैं कि उसको ना मारे। लेकिन वो बंदा जो होता है ना उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि इस लड़की ने मेडिसिन चुराई है जो कि इस दुनिया में खाने से भी ज्यादा प्रीसियस है और इसको तो सजा मिल के रहेगी। जहाँ पे तभी वो जो पहले वाला बंदा है जो इनको लेके आ रहा होता है वो अपने एमसी को रोकते हुए कहता है तुम्हें यहाँ के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे खुद का जस्टिस सिस्टम है वो उनको संभाल लेंगे। और ये सुनने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर जो बंदा है वो उस लड़की को जस्टिस ऑफिस लेके चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक दरवाजे के बाहर आते हैं जहाँ पर जो बंदा है वो कहता है सिटी लॉर्ड अभी बिजी है इसलिए वो कल तुमसे मिलेंगे, इसलिए तब तक ले तुम थोड़ा रेस्ट करो, कल मैं उनसे तुम्हें मिला दूंगा। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत अपनी पोती को ढूंढ रही होती है लेकिन उस मार्केट में कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा होता। और वो जो दादी है वो सबसे कह रही होती है कि उसकी जो पोती है वो कल रात से वापस नहीं आई, उसके छोटे लाल कलर के बाल हैं, क्या किसी ने उसको देखा है। और इस चीज को अपने एमसी भी देख रहा होता है और उसको याद आता है ये तो कल वाली लड़की की ही बात कर रही है। लेकिन उनके बगल में जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई उस बुढ़िया को बता देगा कि उसकी पोती जस्टिस ऑफिस में है। लेकिन जो अपना एमसी है वो खुद ही जाकर उसको बता देता है कि उसकी जो पोती है उसने कुछ मेडिसिन चुराए थे और इसी वजह से उसको जस्टिस ऑफिस लेके गए हैं। और ये सुनते हुए जो बुढ़िया वो अपने आप को ही कोसने लगती है कि वही बीमार थी और उसी की वजह से ही वो उसको चुरा रही थी। और उसके बाद वो ना जस्टिस ऑफिस की तरफ चली जाती है और अपने एमसी और जो यून होते हैं वो सिटी लॉर्ड के पास जाने लगते हैं। और उसके बाद हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा आके उसको बताता है कि मर्चेंट आ चुका है और जो सिटी लॉर्ड है वो कहता है कि हाँ उसे अंदर आने दो। और अपना एमसी वहाँ पे पहुंचते ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और जो सिटी लॉर्ड है वो कहता है मैं बस उन्हीं लोगों से सामान लेता हूँ जिनको कि मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे बाकी साथियों ने बोला कि तुम्हारा जो कैन फूड था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि ये बात सच है कि नहीं है।
और ये सुनते ही जो अपना एमसी वो भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, अब तक जिन्होंने ये मेरा खाना खाया उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद वो सिटी लॉर्ड के पास कुछ कैंस भिजवाता है, जिसको जो सिटी लॉर्ड है वो जैसे ही खाता है और उसको इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो सारे के सारे कैन को एक ही बार में उठा के खा लेता है और खुश होते हुए कहता है आज तक मैं जितना भी मीट खाता था ये उससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है, मैं इसके लिए कुछ भी ट्रेड कर सकता हूँ। और जो अपना एमसी वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी जो सिटी लॉर्ड है वो कहता है तो बताओ मुझे तुम क्या क्या ट्रेड करना चाहते हो। और जो अपना एमसी वो कहता है मैं ये सब चीज़ें ज़ॉम्बी कोर, एवोल्यूशन पोशन और गोल्ड में ट्रेड करूंगा। और ये सुनते ही जो सिटी लॉर्ड है उसको समझ नहीं आता है गोल्ड है क्या। और तभी एक बंदा के उसके कान में बताता है कि गोल्ड किसे कहते हैं। और ये सुनते ही वो जो बंदा है वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, हमारे पास बहुत सारे गोल्ड पड़े हैं। और उसके बाद ना वो अपने एक बंदे से कहता है इसको सप्लायर्स के पास लेकर जाओ और इसे जो चाहिए उस चीज़ को दे के उससे ट्रेड कर लो। और तभी जो अपना एमसी है वो कहता है सिटी लॉर्ड मुझे आपसे एक और चीज़ चाहिए। और जो सिटी लॉर्ड है वो कहता है कि हाँ बताओ क्या चाहिए। और जो अपना एमसी है वो उसी लाल वालों वाली लड़की के बारे में बात करता है कि उसने मेडिसिन चुराई थी, इसकी वजह से उसे पकड़ लिया गया है, इसलिए वो उनसे छोड़ने की बात करता है। और उसने जितना भी सब चुराया था उसका वो 3 गुना भरने के लिए भी तैयार होता है। और ये चीज़ सिटी लॉर्ड अपने बंदे से कंफर्म करता है कि ऐसा कोई सीन हुआ है क्या। और उसका बंदा भी हाँ कहता है। और ये सोचने के बाद जो सिटी लॉर्ड है वो कहता है कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें मेरा कोई लॉस हो नहीं रहा, तो मैं मान जाता हूँ। और वो मान जाता है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं सप्लाई वाले एरिया पे जहाँ पे अपने एमसी को उसके सारे सामान मिल जाते हैं, जहाँ पे टोटल 100 ज़ॉम्बी कोर होते हैं, 10 किलो गोल्ड होता है और 2 इवोल्यूशन पोशन होते हैं। और इसको देखिए जो अपना एमसी है वो बहुत खुश हो जाता है। और तभी वो जो बंदा है वो उसको ना एक लेटर देता है जो कि सिटी लॉर्ड ने दिया था, जिससे उस लड़की को छोड़ा जाने वाला है। इसलिए वो कहता है कि इसको तुम जस्टिस ऑफिस में दिखाना, जिससे वो लोग उस लड़की को छोड़ देंगे। और जो अपना एमसी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी वो जो बंदा है वो कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें जस्टिस ऑफिस में लेके चलता हूँ। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो देखते हैं कि उसके पास यून नहीं है और वो सोचा होता है कि आखिरकार यून कहाँ गई, शायद तो उसका गेट में इंतजार कर रही होगी। और उसके बाद हम जस्टिस ऑफिस के बाहर देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं क्योंकि वहाँ पे किसी को फांसी लगा दिया गया होता है। और तभी जो अपना एमसी है वहाँ पे पहुंच के कहता है आखिरकार यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। और तभी उसके साथ जो बंदा आया होता है वो सबको हटाते हुए कहता है जल्दी से हटो यहाँ से, नहीं तो कल सिटी लॉर्ड को कह के तुम्हारा डबल वर्क करवा दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा होता है जो ये कहता है उन्हें यहाँ पे रहने दो, उनको यहाँ पे मैंने बुलाया है। वो सारे लोग जो कि सोचते हैं कि सिटी लॉर्ड से वो कुछ भी चुरा सकते हैं, उन्हें ये सब देखने दो। हम देखते हैं यहाँ पे वही लड़की थी कल वाली जिसने कि वो सारे मेडिसिन चुराए थे, उसको यहाँ पे फांसी में चढ़ा दिया होता है। और नीचे उसकी जो दादी होती है वो रो रही थी। और तभी वो जो बंदा है वो कहता है किसी को भी माफ़ी नहीं मिलेगी, जो भी सिटी लॉर्ड के साथ कुछ भी करेगा उसको मौत ही मिलेगी। और हम उसकी दादी को देखते हैं जो कि पागलों की तरह रो रही थी। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे उस बंदे के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़ के कहता है आखिर तुम लोगों ने इंसानों को सोचा क्या है जो तुम जो चाहे वो कर रहे हो इनके साथ। और अपने एमसी को देख के बंदा कहता है तुम्हें तो मैंने यहाँ पे कभी नहीं देखा, शायद तुम वो मर्चेंट हो गए जो यहाँ पे कल आए थे। और उसके बाद तो अपने एमसी के हाथ को पकड़ के मोड़ देता है, जिससे जो अपने एमसी का हाथ है वो टूट जाता है और इससे अपने एमसी को बहुत दर्द होता है। और तभी वो बंदा कहता है चलो तो मैं सिटी से नहीं हूँ इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ दे रहा हूँ। और तभी वो जो बंदा होता है जो अपने एमसी को लेके आता है वो कहता है जस्टिस कीची प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए, ये सिटी का नहीं है, इसको यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ पे ना यून को भी 2 बंदे लेके आते हैं और जो ऑफिसर होता है चीफ जस्टिस वो कहता है कि अच्छा तो ये लड़की भी तुम्हारे साथ आई थी ना। और जो अपना एमसी है वो कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। और वो बताता है कि अपनी जो यून है वो उस लड़की को बचाने के लिए जेल में घुस गई थी, लगता है इसको भी उस लड़की की हालत में बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, इसीलिए इसके गार्ड्स ने इनको पकड़ लिया। और उसके बाद तो अपने एमसी से कहता है अब मैं इस लड़की के साथ क्या करूँ, कैसे छोड़ दूँ या इसे मार डालूँ। और तभी वो जो बंदा जो अपने एमसी को लेके आया था वो कहता है कि चीफ जस्टिस प्लीज़ आप इनको मत मारिए क्योंकि ये सिटी लॉर्ड के साथ ट्रेड करते हैं और इनका सामान उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएंगे। लेकिन जो अपना चीफ जस्टिस होता है वो कहता है कि लेकिन हमें तो बस एक को जिंदा करने की जरूरत है ना, दूसरे को तो हम मार ही सकते हैं। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सिस्टम से कहता है जितने भी ज़ॉम्बीज़ कोर्स हैं वो उसको तुम एब्जॉर्ब कर लो। और ये करने के बाद उसके पास 200 पॉइंट्स आ जाते हैं और देन वो अपने आप को अपग्रेड करता है, जहाँ पे वो 3 लेवल और अपग्रेड हो जाता है और उसका लेवल 7 हो जाता है। और इतना होते ही उसका जो हाथ है वो एकदम से ठीक हो जाता है और वो सोचा होता है ये बंदा यून को यहाँ पे मार डालेगा, मुझे यहाँ से कुछ भी करके निकलना होगा। मैं यहाँ पे डूम बुलेट का तो इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन इससे जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, इसलिए फिलहाल के लिए मेरा यहाँ से भागना ही सही होगा। और उसके बाद तो अपने स्किल को एक्टिव करता है और सीधे बहुत ही तेजी से भागता है और यून को पकड़ के उस जगह से बाहर आ जाता है जहाँ पे वो बहुत दूर भागते हुए आता है और रुकते हुए कहता है मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, अब शायद वो लोग मेरा पीछा नहीं कर सकते। और उसका जो यून है वो अपने एमसी को सॉरी बोलती है कि उसने उसको इस सब चीज़ों में घसीटा, लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है कि अरे नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है बल्कि इसमें अपने एमसी की खुद की गलती है कि उसने पहले एक्शन नहीं लिया। और जो यून होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतनी जल्दबाजी करेंगे, अगर मैं थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग होती तो मैं उनको थोड़ी देर और रुक पाती तो शायद वो लड़की बच जाती। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो कहता है क्या सच में वो बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आखिरकार उसका लेवल कितना होगा। और जो यून है वो कहती है वो लेवल 5 का इवॉल्वर है। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि क्या लेवल 5 का इवॉल्वर, क्या ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं।
और जो यून है वो कहती है कि हाँ, जो इवॉल्वर्स हैं वो लेवल 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको एक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। हर एक लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तुम खुद ही सोच लो, मुझे लेवल 3 में पहुंचने में 10 साल लग गए। और हर एक फैक्शन के पास अपनी सेफ्टी के लिए एक हाई लेवल का इवॉल्वर जरूर होता है, लेकिन जो लेवल 5 के इवॉल्वर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। कुछ लोग तो ये भी बिलीव करते हैं कि लेवल 10 के भी इवॉल्वर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अपने हाथ के एक इशारे से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये सुन के तो जो अपना एमसी है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि इतने भी स्ट्रॉन्ग लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एपोकलिप्स वर्ल्ड पे। और वो सोचा होता है, मैंने तो सोचा था कि मैं सिस्टम के जरिए पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं बस फालतू के सपने देख रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे चीफ जस्टिस आ जाता है और इसको यूं देख लेती है और वो अपने एमसी को कहने वाले होते हैं कि संभाल के। लेकिन तभी जो चीफ जस्टिस होता है ना, सीधा अपने एमसी के पेट में एक लात मारता है और उसको जमीन में पटक के उसके मुंह पे पंचेस के पंचेस मारने लगता है, वो भी पागलों की तरह। और उसके बाद तो अपने एमसी के मुंडी को पकड़ते हुए कहता है, क्या मैंने कहा था कि तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसके बाद वो अपने एमसी को जमीन में पटक देता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो तो बेहोशी हो चुका था। और जो यून है वो चीफ जस्टिस से लड़ने के लिए आती है, लेकिन जो चीफ जस्टिस होता है ना उसके पेट में एक पंच मारता है और जो यून है ना उसकी एक पंच से ही हालत खराब हो जाती है। और उसका जो चीफ जस्टिस होता है वो यून को उसके गले से पकड़ लेता है और जो यून है वो कहते हैं मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने पॉकेट से एवोल्यूशन पोशन को निकाल के वहीं पे पी जाता है और इससे उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो दर्द में कराहने लगता है। और जो यून है वो उसे कहते हैं कि क्या तुमने एवोल्यूशन पोशन पी लिया। और तभी हम चीफ जस्टिस को देखते हैं जो कि इसे इस तरह से देख के पागलों की तरह हंसने लगता है। और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि दर्द में जमीन में रेंग रहा था और जो चीफ जस्टिस है वो हंसते हुए कहता है, देखो जरा, अब तुम्हारी जो बॉडी है वो खुद से फट जाएगी और तुम मर जाओगे। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा कीड़ा बनने से पहले अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि जो अपने एमसी की आंखें होती है पूरी लाल हो चुकी थी और तभी उसको ना उसकी पुरानी यादें आने लगती है। जहाँ पे वो छोटा था तो उसका बाप उसे कहता है कि तुम्हारा टीचर तुम्हें कहता रहा, फिर भी तुम लड़ते क्यों रहे। और जो अपना एमसी है वो कहता है, उन लोगों ने पहले मुझे बुली किया इसलिए मैंने उनको मारा। लेकिन उसका बाप उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम हमेशा स्कूल में लड़ते रहते हो और इस वजह से कंप्लेन आती रहती है, तुम मुझे एम्बेरस कर रहे हो, आखिर तुम मेरे बेटे हो ही क्यों। और इसी तरह से हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे ना अपनी कंपनी से निकाला जा रहा होता है और जब वो रीज़न पूछता है तब वो बंदा उसे बताता है, बॉस के लिए ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अपने फीमेल स्टाफ को जितना चाहे उतना पीने के लिए कह सकते हैं, इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा उनके बीच में घुसते हो, इसीलिए आपसे तुम खुद का काम खुद ही देखो, दूसरों के लफड़े में टांग मत अड़ाओ। और हम देखते हैं उसके बाद एक और सीन जहाँ पे जो अपना एमसी है उसके पास कोई घर नहीं होता, वो अपना सामान लेके जा ही रहा होता है कि तभी उसको ना उसकी लैंडलॉर्ड दिखती है जिसको कि कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं। और उसके बाद जाके वो उसको बचाने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो जो लोग हैं वो अपने एमसी को ही पीट देते हैं। लेकिन जो अपना एमसी है पूरी तरह से मार खाने के बाद भी उनको छोड़ नहीं रहा होता और वो बंदे भी इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और तभी एक बंदा कहता है, चलो अब इसको यहाँ से छोड़ के चलते हैं, अगर पुलिस आ गई तो हम पकड़े जाएंगे। और वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी है वहाँ से उठता है और तभी वो जो लड़की है वो उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसकी जान बचाई। और उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है कि नहीं, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी से घर चली जाओ क्योंकि ये एरिया लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। लेकिन तभी वो जो लड़की है वो अपने एमसी को देखती है कि वो बैग लेके जा रहा है और उसको रोकती है और कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम बैग लेके जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक अपार्टमेंट है जो कि खाली है, तुम वहाँ पे रह सकती हो। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ मुझे एक जगह तो चाहिए, तो उसकी मंथली रेंट कितनी है? और जो लड़की है वो कहती है, तुम चिंता मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा चीप है। और इसी तरह से ही ये दोनों पहली बार मिले थे, जहाँ पे वो उसके घर पे जाता है तो उसको खाने को देती है और बोलती है कि मेरा खाना कैसा है। और हमें जो एमसी है वो भी खुश होता है, कहता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते हैं ना वो अपने एमसी को लात मारते हुए कहता है कि हे उठो, क्या हो गया। लेकिन वो देखते हैं कि अपना एमसी हिल जुल नहीं रहा और वो कहता है, लगता है ये फेल हो गया। हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है वो अपने सिस्टम के अंदर होता है, जहाँ पे वो सोचा होता है मैंने लेवल 2 का एवोल्यूशन पोशन पिया, लेकिन मेरे यहाँ पे एंडलेस मेमोरीज आती जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं इवॉल्व नहीं हो पाऊंगा क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और उसके बाद वो वापस अपने मेमोरीज में चला जाता है, जहाँ पे जो जियांग उसे पूछ रही थी क्या ये टेस्टी है। और जो अपना एमसी वो कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं तो रिकमेंड करूँगा तुम्हें एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, मैं तो ये हर रोज़ खा सकता हूँ। और जो जियांग है वो भी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये पूरी ज़िंदगी तक बना सकती हूँ। और ये सुन के जो अपना एमसी है उसको भी रियलाइज़ हो जाता है कि जो जियांग है उसे पसंद करती है। और तभी जो जियांग वो कहती है, ओके ठीक है, तुम 1 मिनट वेट करो, यहाँ की जो फेमस मिठाई वाली दुकान है मैं वहाँ से तुम्हारे लिए ना पेस्ट्री लेके आई हूँ, जरा तुम इसको एक बार ट्राई करके देखो। और जो अपना एमसी उसको खाते हुए कहता है ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और तो जो जियांग है वो कहती है तुम्हें पता है कि जो बहुत ही अच्छे पेस्ट्री शेफ होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तगड़े अवार्ड्स मिलते हैं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है ना उसको ना यून की बातें याद आती है कि उसको एक पेस्ट्री शेफ बनना था। और ये याद करते ही वो जियांग से कहता है मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे जो चीफ जस्टिस होता है वो यून को बांध के ना लेके जा रहा होता है। और जो यून है वो कहती है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो अभी मार डालो। लेकिन जो चीफ जस्टिस होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर तुमको मैंने मार डाला तो सिटी लॉर्ड को सप्लाई कौन करेगा, और अगर तुम सप्लाई नहीं कर पाई तो फिर भी क्या जा रहा है, तुम्हारी शक्ल बहुत ज़्यादा सुंदर है तो तुम सिटी लॉर्ड के लिए खिलौने की तरह काम करोगी। लेकिन तभी उसके पैर को कोई पकड़ लेता है और हम देखते हैं ये अपना एमसी था जो कि जग चुका था। और वो उससे कहता है तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने बोला।
और उसके बाद तो सीधे चीफ जस्टिस के मुंह पे खींच के एक पंच मारता है और देन उसको जमीन में पटक के उसके मुंह पे बस पंचेस के पंचेस मारते रहता है इतना जोर से कि जमीन तक धंस जाती है। और इसको देख के जो यून है वो तो शौक हो जाती है और तभी हम चीफ जस्टिस को देखते हैं जो कि खून से लथपथ होकर नीचे पड़ा हुआ था और जो अपना एमसी है वो धीरे धीरे उड़ता है और वो कहता है हाँ फाइनली अब इसको निपटा दिया। जहाँ पे जो यून है वो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है यार तुम जिंदे हो, तुम सक्सेसफुली इवॉल्व हो गए, मुझे तो लगा तुम ऑलरेडी। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है। लेकिन वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी जो चीफ जस्टिस होता है ना उसके ऊपर हमला करता है और अपने हाथ को उसके पेट के आर पार कर देता है। और अचानक से ये सब होता हुआ देख के जो यून है वो भी कुछ समझ नहीं पाती और तभी जो चीफ जस्टिस होता है ना वो उसके पेट में अपने हाथ को डाल के उसको ऊपर उठाता है और उसे कहता है बधाई हो, तुम सक्सेसफुली एक इवॉल्वर बन गए। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अब अपना एमसी मर गया या जिंदा है ये तो तुम्हें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए कहता हूँ अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।